हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। माई सेल्फ रमेश मौर्य, फिजिक्स फैकल्टी, पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट एजुकेशन। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका FT5 हुआ था उसका जो फिजिक्स पोर्शन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ए स्टूडेंट मेजर्ड द डायमीटर ऑफ ए वायर यूजिंग ए स्क्रू गॉज विद लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर एंड लिस्टेड द करेक्ट मेजरमेंट, सो द करेक्ट मेजरमेंट इज। ध्यान रखना, जो हमारा अगर आपको याद हो तो जो मेजर्ड वैल्यू होता है वो एक्चुअल में आपका होता है नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो आपका एक होता है मेल स्केल रीडिंग, ठीक है ना, प्लस जो भी आपका आएगा यहाँ पे जैसे स्क्रू गॉज रीडिंग हो गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका स्क्रू गॉज रीडिंग आ जाएगा इनटू लीस्ट काउंट आपका आएगा। ठीक है, अब आप ध्यान रखना जो आपका मेन स्केल रीडिंग है वो जो भी हो, अगर आप यहाँ पे लीस्ट काउंट आपका 0.001 में है तो आपका जो आंसर, क्योंकि प्लस किया है आपने, तो जो आंसर आपका वो आएगा वो पॉइंट के 3 डिजिट में ही तो आएगा पूरा। तो इसलिए ध्यान रखना है जो आपका आंसर आएगा वो आपका कौन सा होगा, सी ऑप्शन। तो इसको सॉल्व नहीं करना, सीधे याद रखना है क्योंकि लीस्ट काउंट आपका 0.001 सेंटीमीटर में है तो जो वैल्यू आएगी वो 3 पॉइंट में ही आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहले का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है, कंसिडर दैट फोर्स F एक्टिंग ऑन ए बॉडी एज फंक्शन ऑफ पोजिशन x एंड टाइम t एक्सप्रेस्ड एज F इक्वल टू a sin k1x प्लस b cos k2t। ठीक है ना, फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन मैच द कॉलम 1 एंड 2। इसमें क्या है, देखो a k1 k2 और k1 k2 का जो है डायमेंशन फाइंड करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके निकालेंगे। तो F बराबर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है a sin k1x प्लस यहाँ पे आपका दिया है b cos k2t दिया गया है। ठीक है, तो अब ध्यान रखना यहाँ पे आपसे क्या, जैसे डायमेंशन ऑफ a, तो ध्यान रखना साइन हो या कॉस हो, जो हमारे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनके कोई भी डायमेंशन नहीं होते, डायमेंशन लेस होते हैं। तो हमारा a का डायमेंशन क्या होगा, जो फोर्स का होगा। इसका मतलब कि जो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ a है वो क्या हो जाएगा, फोर्स का हो जाएगा कितना, mlt-2 आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, k1 का फाइंड करना है। तो देखो k1 में क्या आप जानते हैं, एंगल जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, मतलब k1 इंटू एक्स जो है ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। बात समझ गए? इसका मतलब क्या हो गया कि जो k1 इंटू एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ k1 इंटू एक्स, ये कितना आ जाएगा, m0 l0 t0। ठीक है, तो यहाँ से जो k1 का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो कितना आ जाएगा, अगर हम बात करें तो 1 मैक्स हो जाएगा, कितना आ जाएगा, l टू द पावर माइनस हो जाएगा, m0 t0 तो रहेगा ही, मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, सीधे शॉर्ट में जो है l टू द पावर 0 l टू द पावर -1 लिख ले रहे हैं। ठीक है ना, आपको पता है वो रखा रहेगा, वो बाद में कर लेंगे। ठीक है, k2 की बात करें, ध्यान रखना इसका भी वही केस है कि एंगल है, तो एंगल का जो हमारा ध्यान रखना है, जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो नहीं होता क्योंकि वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो जब ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो k2 का जो है t की पावर -1 में जाएगा, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ k2 जो आएगा वो t टू द पावर कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और जो k1 k2 का होगा वो कितना आ जाएगा, l-1 t-1। अब आप देख लो जरा कौन कौन सा मैच कर, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो a का जो डायमेंशन फॉर्मूला कौन सा है, mlt-2। a जो है हमारा किसके साथ मैच हो रहा है, इधर लिख दे, देखो a मैच हो रहा है आपका r के साथ, a जो मैच है वो r के साथ हो रहा है। b हमारा किसका निकालना है, डायमेंशन फॉर्म ऑफ k1 कितना है, l-1। देखो जरा l-1 कौन सा है, आपका s है, तो b वाला s के साथ है। c आपका है k2 का क्या है, t-1, तो t-1 कितना है, c वाला p के साथ मैच करेगा, और d वाला जो आपका मैच करेगा वो कहाँ मैच करेगा, k1 k2 निकालना है, तो l-1 t- कौन सा है, q वाला। ठीक है, तो देख लो कौन सा करेक्ट है आपका, a का r, b का s, c का p और d का q, मीन्स आपका जो है a ऑप्शन करेक्ट है। तो सेकंड का कौन सा करेक्ट आएगा, a ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ठीक है ना। थर्ड में क्या दिया गया आपको, ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट एंड ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ड्यू वेस्ट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 5th सेकंड ऑफ इट्स मोशन। ध्यान देना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसमें जो है आपका देखो बॉडी तो इधर मूव कर रही है, बॉडी की स्पीड इधर है जो कितना है 9 मीटर पर सेकंड है, थोड़ा समझने वाली चीज है, और इसमें रिटार्डेशन इधर है जो कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। ठीक है, कभी भी रिटार्डेशन का केस अगर हो और आपको किसी पर्टिकुलर सेकंड में आपको डिस्टेंस निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले ये पता करना जरूरी है कि बॉडी हमारी रेस्ट पे कब आ रही है। ठीक है, रेस्ट के बाद आपको पता लगेगा जो हमारे टाइम दिया है वो उस रेस्ट से पहले है या उस रेस्ट के बाद है
या जो हमारा मतलब रेस्ट पॉइंट है वो उस वाले सेकंड के बीच में पड़ रहा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम क्या करेंगे, टाइम फाइंड करेंगे जब बॉडी जो है, जब वेलोसिटी जीरो होगा, ठीक है ना। टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम जीरो, मतलब यहाँ से जो हमारी बॉडी है वो रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब वेलोसिटी जीरो का तो v आपका जीरो हो जाएगा, u कितना है 9, ये रिटार्डेशन है तो 2 इंटू मान लीजिए कितना है t1 है, तो फाइनली यहाँ से t1 जो है आपका वो 9/2 मतलब कितना जाएगा 4.5 सेकेंड। यही आपको समझना था क्योंकि आपसे 5th सेकंड में बोला गया है और 4.5 पे बॉडी रेस्ट पे है। मतलब क्या हुआ इसका ध्यान रखना, एक ऐसे रफ डायग्राम अगर हम बना के आपको समझाएं तो बॉडी यहाँ से t = 0 से चलना स्टार्ट होती है, इसकी स्पीड इधर है 9 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, इधर 9 से इधर आपका है, और ये यहाँ जाके, यहाँ पे बॉडी जाके जो है, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जा रही है, 0। मतलब ये किस पे आ जा रहा है, रेस्ट पे, क्योंकि रिटार्डेशन काम इधर कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि रेस्ट पे आने के बाद ये रुक जाएगा, ये वापस आना शुरू हो जाएगा। बस समझे, ऐसा मत सोचना कि यहाँ जाने के बाद रुक गया अब मतलब नहीं होगा, नहीं, वापस आएगा। और ये हमारा जो टाइम है टी, वो आपका ध्यान रखना कितना है, 4.5 सेकेंड, बात समझ गए। और जो 5th सेकेंड होता है वो 4 सेकेंड से स्टार्ट होता है, 0.5 सेकेंड ये आगे गया, ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक 0.5 सेकेंड होगा ये, तो 0.5 सेकेंड ये आगे जाएगा और 0.5 सेकेंड आगे इधर पीछे आएगा वापस से, तो ये कितना आएगा, यही 5 सेकेंड भी बन जाएगा। बात समझ गए, 0.5 सेकेंड पीछे आएगा, ठीक है। तो 0.5 सेकेंड आगे जाना और 0.5 सेकेंड क्या हो गया, पीछे आना, ये आपका जो टोटल डिस्टेंस निकलेगा। अगर ध्यान रखना, आपने अगर जो पर्टिकुलर सेकंड वाला जो फॉर्मूला है s = u + ½ a2n-1, अगर आप डायरेक्टली यूज कर लेंगे, ध्यान रखना वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में आपका जो है डिस्प्लेसमेंट शो करता है, वो डिस्टेंस नहीं देता। ध्यान रखना, जितने फॉर्मूले हैं सब डिस्प्लेसमेंट ही शो करते हैं, डिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है ना। वो लीनियर मोशन हो जाता है, एक साइड में रिटार्डेशन नहीं होता, तब आपका सीधे जो है डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं उससे, बट ध्यान रखना आपको वो डिस्प्लेसमेंट देता है। तो इस केस में क्या है, 0.5 सेकंड आगे जाना और 0.5 से पीछे आना, तो वहाँ से जो आप निकालेंगे SNF वो 0 आएगा। उसका रीज़न भी यही है क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं पहुँच जा रहे हैं, आप देख सकते हो, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 आना है। अब बात आती है कि कैलकुलेट कैसे करें, तो बहुत ईजी है। यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लग रहा है, 0.5 सेकंड, इसका डिस्टेंस निकाल, उसका 2 टाइम्स कर देंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस हमारा जो इतना है, ये कितना है, S1 के बराबर है। तो S1 बराबर ध्यान रखना क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे u0 है, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना, 0.5 सेकंड, एक्सेलरेशन आपको पता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, पुट कर देना। तो S बराबर कितना आएगा, ut + ½ a की वैल्यू कितना है 2 × t स्क्वायर, कितना है आपका 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। और फाइनली S1 जो आपका आएगा वो बन जाएगा कितना, 2 से 2 गया, यहाँ पे 0.25 आ जाएगा। ये ध्यान रखना, इतना 0.25 इधर आने का है, तो 0.25 इधर जाने का भी होगा, तो टोटल डिस्टेंस जो आएगा, टोटल डिस्टेंस वो कितना आ जाएगा, अगर हम बात करें तो ये 2S1 हो जाएगा। और फाइनली 2 × 0.25 = कितना आ जाएगा आपका, 0.5 मीटर। तो कभी भी रिटार्डेशन हो तो डायरेक्टली फॉर्मूले वगैरह मत यूज़ कर लेना, थोड़ा सा देखना जरूरी है, क्योंकि रिटार्डेशन में डिस्टेंस अलग तरीके से काम करता है पूरा, ठीक है ना, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो कौन सा आंसर आ गया आपका, बी ऑप्शन। तो थर्ड का जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, आई थिंक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, 4 नंबर, इसमें दे रखा है कि ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड 5 मीटर पर सेकंड फ्रॉम हाइट h टेक्स 8 सेकंड टू रीच द ग्राउंड। ओके, द टाइम इट्स टेक टू कवर द फर्स्ट 1/4 ऑफ द हाइट। देखो इसमें सिंपल सा, बस आपको इक्वेशंस बना करके सिंपल सॉल्व कर लेना। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है कि जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, h हाइट है, ठीक है ना, h हाइट पूरा है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा आने का जो टाइम है इन्होंने दे रखा है t बराबर, ये पूरा h हाइट का कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो आपका t = कितना दिया गया है, 8 सेकेंड्स दिया गया है, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो इनिशियल h/4 पार्ट है, यहाँ मान लीजिए ये h/4 पार्ट है, इसको आने में जो हमारा t डैश होगा वो कितना होगा, ठीक है। और ध्यान रखना इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है, मतलब बॉडी को तो एक्चुअल में इधर प्रोजेक्ट किया, तो हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल में जो वेलोसिटी आएगी कितना आएगा हमारा, 0 आ जाएगा, आपको पता ही है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि वो 90 डिग्री पे होते हैं, कंपोनेंट 0 आएगा। तो वर्टिकल के केस में अगर हम बात करें तो हमारा Vy जो है वो तो क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है, क्योंकि हाइट वर्टिकल में है, तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, केवल आपको रेंज मिल जाएगी, वर्टिकल में उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो h बराबर जो फॉर्मूला होता है u, तो uy क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, 0 + ½ g × t स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो h प्रोपोर्शनल टू क्या है, t स्क्वायर, क्योंकि g तो कांस्टेंट ही है आपका, 1/2 तो कांस्टेंट है, तो जो आपका h डैश है वो कितना आएगा, t स्क्वायर अपॉन t डैश के स्क्वायर। ये कर सकते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करो कि ये वैल्यू पुट कर दो जरा, h पे h तो h रहेगा, h डैश कितना हमारा, h/4
4 हो जाएगा बराबर टी स्क्वायर कितना आपका ये 8 हो जाएगा अपॉन टी डैश का होल स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो इधर इसमें अगर हम बात करें तो 4 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 बाई टी डैश का होल स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 8 बाई टी डैश जो आपका है वो 2 बन जाएगा स्क्वायर रूट में, और फाइनली टी डैश जो है वो कितना आ जाएगा 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा आंसर है। कौन सा करेक्ट है आपका? ए ऑप्शन। तो जो फोर्थ है इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट 5th नंबर देखो जरा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है अगर आप ध्यान से देखें। A bird is flying towards the south with a velocity 40 km per hour and a train is moving with a velocity 40 km per hour towards the east. What is the velocity of the bird with respect to observer in train? ठीक है ना। देखो ये सिंपल सी बात करें तो ये आपका जो है रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है, और रिलेटिव मोशन कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखोगे तो बहुत आसान होते हैं। एक रिस्पेक्ट में दूसरे को निकालना हो एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है, उसके अकॉर्डिंग बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। पहले तो यहाँ पे आप जो डायरेक्शन शो कर लो ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा वेस्ट बन जाएगा। इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो बर्ड है वो साउथ की तरफ मूव कर रहा है, मतलब इधर की तरफ जो है आपका फ्लाई कर रहा है कितने से 40 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और उसके बाद ट्रेन इज मूविंग विद वेलोसिटी 40 किलोमीटर टुवर्ड्स द ईस्ट, और जो ट्रेन है हमारी वो इधर मूव कर रही है कितने से 40 किलोमीटर पर आवर से, और इसी में ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। इसके रिस्पेक्ट में इसका जो है वेलोसिटी बताना। देखो हमेशा ध्यान रखना जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है हम उसको क्या करते हैं इस पूरे पोर्शन को रेस्ट पे ले आते हैं, ठीक है। और इसके वेलोसिटी जो भी होती है वो हम इस बर्ड को या जो भी ऑब्जेक्ट है इसको हम उसके जस्ट अपोजिट दे देते हैं कितना 40 किलोमीटर पर आवर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव मोशन का। जिसके रिस्पेक्ट निकालना उस पर आप बैठ जाओ, मतलब उसको रोक दो और उसकी जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन है उसको दूसरे वाले को जस्ट अपोजिट दे दो, और फाइनली अब इसका आपको रिजल्टेंट दिख जाएगा। इसका रिजल्टेंट यहाँ आएगा जो कि क्योंकि ये 90 डिग्री पे है तो अंडर रूट कितना आएगा आपका 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर आ जाएगा, तो फाइनली कितना आएगा 40√2 आ जाएगा। और डायरेक्शन भी देख सकते हैं आपका कि वेस्ट और साउथ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी साउथ वेस्ट में आपका आंसर आ जाएगा, तो फाइनली v बराबर जो बनेगा कितना आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वो आपका जो है 40√3। ये आप देख सकते हैं इधर साउथ वेस्ट आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें? आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो रिलेटिव कॉन्सेप्ट में ये बहुत बेसिक चीज़ है, सिंपल सा है, आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। सीधे जिसके रिस्पेक्ट निकालना उसको उस पर बैठ जाओ, उसको रेस्ट पे कर लो और उसकी वेलोसिटी उल्टा दे दो। इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना, जैसे आप ट्रेन से मूव करते हैं कभी, तो जब आप दूर के पेड़ पौधों को देखते हो तो क्या होता है पीछे जाता है, पीछे जाता हुआ दिखता है। उस टाइम पे आप जो है एक्चुअली ऐसा लगता है हम रेस्ट पे हैं, तो वही मेथड यूज़ किया गया। हम अगर ट्रेन को रेस्ट में कर देंगे तो ट्रेन की वेलोसिटी के बराबर बर्ड पीछे दिखेगी जाती हुई, बस इसकी अपनी वेलोसिटी है ही है, उनका रिजल्टेंट आपको दिख जाएगा, बात खत्म, ठीक है ना। बहुत सिंपल से काम करता है। चलिए 6 नंबर देखिए जरा, तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं था, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखो। 6 में आपको देखा है ए चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l हेल्ड वर्टिकली बाय फिक्सिंग इट्स अपर एंड टू ए रिजिड सपोर्ट। ओके, द टेंशन इन द चेन एट डिस्टेंस y फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें तो कुछ एक्सेलरेशन या कुछ पुल करने का वर्कडन नहीं है। बहुत बार क्या होता है ऐसे चेन वगैरह के पुल करने का वर्कडन भी पूछ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, बट फिर भी इन्होंने बस सिंपल सा आपको टेंशन पूछा हुआ है। इसका मास कितना दे रखा है m दे रखा है, लेंथ कितना दे रखा है यहाँ पे l दे रखा है, और आपसे पूछा हुआ है कि जो है फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट ऊपर से y डिस्टेंस पे एक सेगमेंट आप कट कर लो, इस पे टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। ध्यान रखना यहाँ पे टेंशन जो होगा वो कौन क्रिएट करेगा, जो ये नीचे वाले पोर्शन का वेट है स्ट्रिंग का, जो ये आपका जो चेन है इसका जो ये वेट है, यही तो यहाँ पे फोर्स लगाएगा, वही तो टेंशन क्रिएट करेगा। अब ये वेट कितना होगा, तो पहले इसका जो है ये लेंथ तो फाइंड कर लो कितना होगा, तो कितना आएगा l माइनस वाई बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आप क्या करो, इसका मास मान लो कितना है m डैश है, तो m डैश जो होगा सबसे पहले तो ध्यान रखना यहाँ पे जो लैम्डा होगा मास पर यूनिट लेंथ जो आएगा वो m/l बन जाएगा, और जो हमारा ये m डैश आएगा वो कितना आ जाएगा लैम्डा इंटू l माइनस वाई। तो फाइनली कितना आ जाएगा m टाइम्स ऑफ l माइनस वाई अपॉन l आ जाएगा, और फाइनली जो टेंशन आएगा t बराबर वो m डैश इंटू g बनेगा। तो फाइनली कितना आएगा m l माइनस वाई g अपॉन l आ जाएगा। देखो जरा कौन सा करेक्ट ऑप्शन आ रहा है आपका, mg l माइनस वाई बाई एल, आपका जो है 6th वाले का बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बहुत सिंपल सा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट आपका 7 नंबर बोला क्या गया, इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूसेस द टेंशन ऑफ 4500 न्यूटन इन ए लोड लिफ्टिंग केबल, ठीक है, एंड रोल्स इट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड द पावर ऑफ द मोटर। देखो इन्होंने क्या किया, जैसे किसी मोटर के थ्रू मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई एक
एक व्हील या ड्रम लगा रखा है और इसमें से एक केबल है ऐसे, ठीक है ना, एक कोई केबल है। अब इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको दिया कितना, 4500 न्यूटन। और जिसका रेट आपका है, जो इसको मतलब स्ट्रिंग को जो मतलब वाइंड करने का रेट है पूरा रोल करने का, वो आपको दिया गया है कितना, 2 मीटर पर सेकंड। मतलब कि 1 सेकंड में 2 मीटर आपका रोल है, मतलब जो वेलोसिटी है स्ट्रिंग से बात करें उसके जो है कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड। आप जानते हैं जो पावर होता है P बराबर वो F.V होता है, क्योंकि दोनों टेंशन और स्ट्रिंग के अलॉन्ग ही है, तो डायरेक्टली आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, F कितना है 4500 इंटू V कितना है 2, तो फाइनली कितना आएगा आपका यहाँ पे 9000 वाट बन जाएगा या 9 किलोवाट आ जाएगा। ठीक है, तो 7 नंबर का कौन सा करेक्ट है, तो 7 नंबर की बात करें तो ए वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस केवल कंफ्यूज करने के लिए इतनी चीज़ें लिख रखी, इलेक्ट्रिक मोटर, टेंशन, ये सब। बाकी क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से तो जो हमारा F इंटू वी होता है वो पावर बन जाता है, तो सिंपल सा पावर 9 किलोवाट आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए आपका नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, देखो जरा 8 नंबर क्वेश्चन देखा है, इफ द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए सॉलिड डिस्क ऑफ मास 10 kg अबाउट its axis 0.4 मीटर, देन द मूवमेंट ऑफ इनर्सी ऑफ द डिस्क अबाउट दैट एक्सिस। देखो इन्होंने जो है आपको सिंपल सा दे रखा है, आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें अगर हम बात करें जो आपका के दे रखा है, के आपका क्या रेडियस ऑफ गायरेशन है, जो कितना है 0.4 मीटर दे रखा है, और आपको दे रखा है इसका जो मास है वो कितना है 10 किलोग्राम है। देखो अगर रेडियस ऑफ गायरेशन पता है तो आप जानते हो आई बराबर जो होता है वो सीधे m² स्क्वायर होता है। ध्यान रखना यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है, स्फेयर है, डिस्क है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन पता है तो सीधे m² स्क्वायर आपका फॉर्मूला काम करता है। ठीक है ना, क्योंकि ये वहीं से आता ही है कि जो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ इनर्सी अगर उसको हम m² स्क्वायर के बराबर कर दें तो वहां से जो k की वैल्यू आती है वही हमारा क्या आता है, रेडियस ऑफ गायरेशन बनता है। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर पता है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे k की वैल्यू m की वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो I बराबर m इंटू के स्क्वायर आपका 0.4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनली कितना आएगा 10 इंटू ये आपका हो जाएगा 0.16 आ जाएगा, और फाइनली कितना 1.6 आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ए का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, bullets of mass 40 gram each are fired from a machine gun with a velocity 10 to the power 3 meter per second. If the person firing the bullet experiences an average force of 200 Newton, then the number of bullets fired per minute will be। ठीक है ना, देखो इसमें सिंपल आप जानते हो कि जब आप किसी गन से बुलेट को फायर करते हो तो आपके ऊपर एक फोर्स लगता है, क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम चेंज आता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे कि मोमेंटम चेंज कितना आ रहा है। ठीक है, तो उसमें n नंबर ऑफ बुलेट्स मान लेंगे, तो पर सेकंड मोमेंटम चेंज से कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है, देखो जरा। तो यहाँ पे दे रखा है मास जो है, एक बुलेट का मास कितना है आपका 40 ग्राम है। ठीक है, आपको दे रखा है जो वेलोसिटी है वो कितना है 1000 दिया गया है, मतलब 10 to the power 3, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड। और इसके बाद दे रखा है, और ये आपका हो जाएगा कितना 40 इंटू 10 पावर -3 kg। ठीक है ना, और इसके बाद इन्होंने दे रखा है कि फायरिंग बुलेट एक्सपीरियंस एवरेज जो फोर्स है F एवरेज जो लग रहा है आपका यहाँ पे वो कितना दिया गया है 200 न्यूटन दिया गया है। सबसे पहले तो जो एवरेज फोर्स है वो कितना है 200 न्यूटन के बराबर है। ठीक है ना, अब देखो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो मोमेंटम चेंज फाइंड कर लो एक बुलेट का। ठीक है ना, तो जो मोमेंटम चेंज आपका आएगा, वन बुलेट का मोमेंटम चेंज जो होगा हमारा डेल्टा पी डैश मान लीजिए हम लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो जरा, वो आ जाएगा आपका कितना m इंटू वी के बराबर। ठीक है ना, क्योंकि इनिशियल 0 फाइनल आपका आएगा वही गन पे ट्रांसफर हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे हम सिंबल वगैरह डायरेक्टली नहीं यूज़ कर रहे हैं, सीधे आपको बता रहे हैं। एक्चुअल में बुलेट में माइनस में आता है, गन के लिए वही आपका जो है वापस प्लस में आ जाएगा, तो वैल्यू दे रखी वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है ना, तो जो मोमेंटम चेंज बुलेट और गन का बराबर ही होगा, आपको पता है। ठीक है, तो फाइनली क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन काम आता है, तो कितना आ जाएगा आपका m कितना है 40 इंटू 10 पावर -3 इंटू वी कितना 10 पावर 3 आ जाएगा, तो फाइनली कितना आ गया आपका 40 आ गया। ये एक का है, एक बुलेट का है। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारे पास n नंबर ऑफ बुलेट्स हैं, ठीक है, तो n नंबर ऑफ बुलेट्स जो है अगर मान लीजिए हैं, तो जो टोटल मोमेंटम चेंज आएगा पर सेकंड वो आपका कितना आ जाएगा n इंटू 40। एक सेकंड में ध्यान रखना नंबर ऑफ बुलेट्स n के बराबर है, एक सेकंड में है अभी, तो n इंटू 40 पर सेकंड मोमेंटम चेंज हो जाएगा, और यही हमारा फोर्स होगा कितना 200 न्यूटन का। तो यहाँ से n की वैल्यू आपकी आ जाएगी, कितना आ जाएगा यहाँ देखो 5 आ जाएगा। अब आपसे पूछा कि एक मिनट में कितने बुलेट्स होंगे, ये पर सेकंड है, ये आपका जो है बुलेट्स पर सेकंड, बात समझ गए ना। अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ बुलेट इन 1 सेकंड आएगा, एक सेकंड में कितना होता है आपका, एक मिनट में कितना है 60 सेकंड्स इंटू 5 बराबर कितना आएगा 300 बुलेट्स पर मिनट।
ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है आपका? ए ऑप्शन। तो 9th वाले का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ओके, तो कुल मिलाकर के बहुत सिंपल सा है, पहले एक बुलेट का निकाल लो, मोमेंटम चेंज एंड नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड मान लो, बस उसको पुट करके सॉल्व कर लो, तुरंत आपका आंसर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा 10 नंबर। 10 में क्या दे रखा है? ए मेटल बॉल डज नॉट रिबाउंड व्हेन स्टक ऑन वॉल वेयर एज द रबर बॉल ऑफ सेम मास व्हेन थ्रोन विद द सेम वेलोसिटी ऑन द वॉल रिबाउंड्स फ्रॉम दिस इट इज इनफेरेंट दैट। देखो इन्होंने बोला चेंज इन मोमेंटम इज सेम इन बोथ, चेंज इन मोमेंटम इन रबर बॉल इज मोर, चेंज मोमेंटम मेटल बॉल इज मोर, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ मेटल बॉल इज मोर देन द रबर बॉल। नहीं, देखो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जब इन्होंने मेटल बॉल को इधर से फेंका, मान लीजिए v वेलोसिटी से मास m से, ये मेटल का है, तो ये जहाँ के यहाँ जाके स्टक हो, मतलब इसकी जो यहाँ पे स्पीड है वो क्या हो गई? 0 हो गई। तो इसमें जो मोमेंटम चेंज आएगा वो तो क्या आएगा? सिर्फ mv के बराबर आ जाएगा। लेकिन इन्होंने जो रबर बॉल के लिए बात की है, इन्होंने कहा कि इधर हमने m मास है, v वेलोसिटी जा रहा है, यहाँ जाने के बाद कोलाइड होने के बाद ये रिबाउंड हो गया, मान लीजिए वो v डैश से भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो आपका आएगा मोमेंटम चेंज वो कितना आ जाएगा आपका? ध्यान रखना mv डैश प्लस mv, मतलब यहाँ पे ये दोनों ऐड, क्योंकि अपोजिट है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो जो मोमेंटम चेंज रबर बॉल वाले में है वो ज़्यादा होगा, और जो आपका जो स्टील मतलब जो मेटल का है उसमें कम हो, क्योंकि वो रिबाउंड नहीं हो रहा है। बात समझ गए ना? दैट ने वेक्टर है, हमने डायरेक्टली लिख दिया, एक्चुअल में आपका यही mv डैश माइनस माइनस mv करके जो है फाइनली कितना आएगा? बात समझ गए ना? तो इसमें मोमेंटम चेंज क्या आएगा? ज़्यादा आएगा, इसमें क्या है? कम होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा आपका? चेंज इन मोमेंटम इन रबर बॉल इज मोर, मतलब इसका कौन सा है? ये 10 नंबर का आपका जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है, 11 नंबर देखो जरा। 11 में दिया है 2 planets हैविंग द सेम एवरेज डेंसिटी बट देयर रेडियाई आर R1 एंड R2 इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दीज प्लैनेट्स बी G1 एंड G2 रिस्पेक्टिवली, देन डायरेक्ट यहाँ पे इन्होंने डेंसिटी बराबर की है डायरेक्टली फॉर्मूला, क्योंकि आप जानते हैं नॉर्मली 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना, इसमें आपको पता है कि G इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है हमारा वो Gm/r² होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे मास बराबर नहीं, इन्होंने डेंसिटी बराबर की, तो पहले इसको डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर लो, तो जो हमारा मास होगा वो कितना आएगा? G इंटू 4/3 पाई r³, ये तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अपॉन क्या जाएगा? r²। तो ध्यान रखना ये कैंसिल हो करके फाइनली यहाँ पे पावर 1 बचेगा, तो G इज इक्वल टू जो बनेगा ये हो जाएगा 4/3 पाई रो G इंटू r, मतलब यहाँ पे G प्रोपोर्शनल टू क्या है? R है। अगर मास कांस्टेंट होता है G प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है, लेकिन डेंसिटी कांस्टेंट है G प्रोपोर्शनल टू R होगा, मतलब अब यहाँ पे R1 R2 रेडियस दिया गया है, तो जो ग्रेविटी का रिलेशन आएगा वो तो डायरेक्टली आपको पता है कि G1/G2 बराबर कितना आ जाएगा? R1/R2। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस केवल इसको डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट करता है, क्योंकि इन्होंने बोला था डेंसिटी सेम है। आप समझ गए? मास सेम होता तो 1/r² के फॉर्म में आ जाता। तो फाइनली आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? R1/R2, ए ऑप्शन करेक्ट है 11th का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला गया है कि इसमें दे रखा है कि 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, द वर्क विच शुड बी डन टू इंक्रीज द साइड्स ऑफ ट्रायंगल टू 2a। बहुत सिंपल सा है, देखो यहाँ पे आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है, इसके यहाँ पे मासेस दिए गए हैं m, सबके सब मास सेम है, एनर्जी निकालना आसान हो जाएगा, साइड्स भी सेम है। ठीक है, और बाद में इन्होंने बोला कि अगर इसके हम इंक्रीज करके साइड्स को 2a कर दें, मतलब इसको जो है सारी साइड्स को 2a कर दें, तब आपको बताना है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मासेस के बीच में ग्रेविटी काम करता है और ग्रेविटी अट्रैक्टिव होता है, तो इनको दूर ले जाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा वही हमें फाइंड करना है। तो पहले एक काम करो ना, एक्चुअली में ये एनर्जी के बेस पे है कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन एनर्जी के बराबर आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी दोनों फाइंड करेंगे, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वही एग्जैक्टली क्या आ जाएगा? हमारा वर्क डन के बराबर आ जाएगा। तो इनिशियल एनर्जी की बात करें, क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पे मासेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो क्योंकि 3 आप देखो यहाँ पे 3 पेयर्स बन रहे हैं, एक तो ये, एक ये, एक ये, तो जो आपका आंसर आएगा -3 Gm²/a आ जाएगा। हमने डायरेक्ट लिख दिया, आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे u बराबर जो फॉर्मूला होता है वो वही आपका -Gm1m2/r वाला फॉर्मूला यूज किया गया है, तो जितने नंबर ऑफ पेयर्स है वो आपके मल्टीप्लाई होकर उतना आ जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद u फाइनल की बात करें एग्जैक्टली सेम तरीके से, तो -3 Gm² बाई डिस्टेंस कितना आएगा? 2a हो जाएगा। अब जो हमारा वर्क डन है वो सिंपल सा वही चेंज इन आपका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, u फाइनल माइनस u इनिशियल, u फाइनल कितना आपका -3 Gm²/2a और +3 Gm²/a आ जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो W बराबर आपका आ जाएगा 3 Gm²/2a। और आप देख लीजिए वर्क डन पॉजिटिव आया है, मतलब आपको करना पड़ेगा,
ठीक है ना। अगर इसको यहीं 2a से a पे पास लाते तो ये वेक्टर नेगेटिव आ जाता, ठीक है। चलिए, तो ये आपका जो है 12 नंबर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है इसमें, देखो जरा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना। तो 12 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए जरा 13 नंबर। 13 नंबर में बोला गया है ए बॉल इज फॉलिंग इन डेप्थ ऑफ 200 मीटर्स ओनली डिक्रीज इन 0.1% डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम एट द बॉटम, व्हाट इज द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, ठीक है ना। देखिए बहुत सिंपल सा है, यहाँ पे अगर हम बात करें जो परसेंटेज वॉल्यूम चेंज है वो आपका 0.1 है, मतलब ये होगा डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 जो आपका है वो 0.1 है। तो मतलब जो हमारा डेल्टा वी बाई वी होगा वो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.1 अपॉन 100, मतलब कि हो जाएगा 10⁻³ ठीक है ना। डायरेक्टली मैंने लिख लिया। इसके बाद अब यहाँ पे ध्यान रखना ये क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो वैल्यू माइनस में रहेगी, ये बात ध्यान रखना, वो मतलब ये आपका जो है माइनस में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपकी बात करें अगर हम यहाँ पे, तो इसमें जो आपको दिया गया है कि डेप्थ दे रखा है इन्होंने, तो यहाँ से आप प्रेशर चेंज फाइंड कर सकते हैं। प्रेशर चेंज कितना आएगा आपका, तो वो ρgh के बराबर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बाहर प्रेशर PATM था, तो P माइनस PTM जो आपका ρgh के बराबर है, जैसे डेल्टा P लिख रहे हैं डायरेक्टली, तो रो आपका कितना है 10⁻³ आ जाएगा। G की वैल्यू आप जो है 9.8 इंटू H की वैल्यू कितना है 200 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डेल्टा P निकल गया यहाँ पे, ध्यान से देखा जरा, तो ये डेल्टा P जो आपका है वो आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लें जरा, कितना आ जाएगा आपका 19.6 इंटू 10 टू द पावर, ये दोनों में कितना आएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्टली कि जो हमारा बल्क मॉडुलस होता है वो कितना आएगा, तो B बराबर, अगर आपको याद हो बल्क मॉडुलस की वैल्यू जो होती है वो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाई V होता है माइनस का, तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका, ये आप देखो इसी वैल्यू को पुट कर देना, ठीक है ना। तो डेल्टा P हमारा कितना है 19.6 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा, अपॉन डेल्टा V बाई V की वैल्यू कितनी है 10⁻³ और ये ऊपर जाएगा, तो फाइनली जो बल्क मॉडुलस है वो कितना आएगा 19.6 इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फाइनली ये आपका जो है इसमें आंसर बनेगा, जो कि ये आ जाएगा। कौन सा करेक्ट है इसमें, देखो जरा 19.6 इंटू 10 पावर 8, ए ऑप्शन करेक्ट है। तो 13 कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन, ओके ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा 14 नंबर क्वेश्चन देखना। इसमें लगा ए बॉडी वेट 50 ग्राम इन एयर एंड 40 ग्राम इन वाटर, हाउ मच वुड इट वेट इन लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी दिस वर्ड। देखो इसको सिंपल सा है, अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें तो फॉर्मूला भी बन जाएगा, लेकिन जो नॉर्मल इसमें है कि सबसे पहले एक काम करो कि बॉइंट फोर्स फाइंड कर लो कितना लग रहा है, उसके बाद वॉल्यूम निकाल लो कि जो मतलब बॉडी का वॉल्यूम है वो कितना है, फिर आप देख लो कि दूसरा लिक्विड में बॉइंट फोर्स कितना लग रहा है, तो फिर एयर वाले में से उसको माइनस कर दोगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट ये इतना लगना है, ठीक है ना। तो देखो जरा, तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका वेट दे रखा है बॉडी का, वेट ऑफ बॉडी इन वाटर की बात करें, मतलब एयर दे रखा है, एयर की बात करें तो देखो हम इसको ग्राम में ही लिखते हैं क्योंकि वैल्यू ग्राम में ही, तो डायरेक्टली इसको 50G कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो वाटर में दे रखा है कितना दे रखा है 40G के बराबर दे रखा है। तो अब जो बॉइंट फोर्स लगेगा लिक्विड में वो कितना आ जाएगा, W ऑफ एयर माइनस W ऑफ वाटर जो है कितना आ जाएगा हमारा, ये 10G के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं जो बॉइंट फोर्स होता है वो रो ऑफ वाटर इंटू वी समर्स इंटू G बराबर कितना आएगा आपका 10G आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली वी ऑफ समर्स जो है वो कितना आएगा 10 बाई रो ऑफ वाटर आ जाएगा। अब जो बॉइंट फोर्स होगा इन लिक्विड वो कितना होगा वो निकालेंगे, तो देखो जरा कितना आ जाएगा, ये आपका रो ऑफ लिक्विड वी समर्स इंटू G, यहाँ पर भी काम करेगा सेम टू सेम। तो रो ऑफ लिक्विड तो ऐसे रहने दो क्योंकि तो पता नहीं है, वी समर्स कितना 10 बाई रो ऑफ वाटर इंटू G। अब एक चीज़ ध्यान रखना, आपको यहाँ पे दिया गया है रिलेटिव डेंसिटी, जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो आप रो ऑफ लिक्विड अपॉन रो ऑफ वाटर होता है, जो कितना आता है आपका 1.5 दिया गया है। अब इसको जो है हम लोग यहाँ रिप्लेस कर लेंगे, देखो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो फाइनली जो एफ डैश आपका लिक्विड में आएगा कितना आएगा 1.5 इंटू 10 इंटू G बराबर कितना आएगा आपका 15G के बराबर। ये पॉइंट फोर्स हो गया जो कि ऊपर लग रहा है। तो जो वेट इन लिक्विड होगा वो कितना आएगा, वेट इन एयर माइनस पॉइंट फोर्स, हीट होता है हमारा सिंपल सा, ठीक है। तो वेट ऑफ एयर कितना है, ये आपका हो जाएगा 50G माइनस कितना आएगा 15G बराबर कितना आ जाएगा आपका ये 35G आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें। आई थिंक बात क्लियर है। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन। तो 14 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। बात समझ गए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम कितना है वो निकालेंगे, ठीक है ना। वो कहाँ से निकालेंगे, बर्न फोर्स निकाल करके वॉल्यूम निकल गया, फिर उस लिक्विड में कितना बर्न फोर्स लग रहा है वो निकाल लो। तो एयर वाले से बर्न फोर्स जब माइनस करोगे वही तो आपका क्या होता है, उस लिक्विड में उसका वेट आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक बात क्लियर। तो 35 आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। 50 नंबर,
यहाँ पे रखना, ए पेंडुलम क्लॉक कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस, द करेक्शन बी मेड ड्यूरिंग समर पर डे वेयर द एवरेज टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, देखो इन्होंने दे रखा है कि जो करेक्ट टाइम हमारा शो करता है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे शो करता है। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लीजिए फुल डे की बात करें तो फुल डे में जो हमारा टाइम है वो कितना आएगा, 24 आवर्स आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ये तो बनेगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला हुआ है कि आपको बताना है कि चेंजेस क्या करना पड़ेंगे समर में अगर जो टेम्परेचर है हमारा वो कितना रहता है, 40 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। क्योंकि आप जानते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने पे सिंपल पेंडुलम में जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो टाइम पीरियड है टी बराबर आप जानते हैं कितना होता है, 2π√L/g होता है। अब आपको पता है समर डेज में ये तो चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज होगा तो टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, तो आपको जो करेक्ट टाइम हो चेंज करना पड़ेगा। अब ये कितना आएगा, तो आप जानते हैं कि डेल्टा T/T जो होगा हमारा वो कितना आ जाएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे तो 1/2 टाइम्स ऑफ डेल्टा L/L। अब ये डेल्टा L कहाँ से होगा, तो जो आपको जो लीनियर एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला था डेल्टा L बराबर, अगर आपको याद हो तो L अल्फा डेल्टा T, यही तो फॉर्मूला था, याद करो जरा। इसको उठा के यहाँ रख दो, ठीक है ना, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना, यहाँ पुट कर देना। तो जो डेल्टा T/T इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ, ध्यान रखना यहाँ जब आप रखेंगे तो L से L कैंसिल हो जाएगा, अल्फा डेल्टा T बचेगा। ठीक है ना, ये टेम्परेचर है, ठीक है ना, तो इसको हम टेम्परेचर T लिखते रहे, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि हमने टाइम पीरियड को कैपिटल T लिखा हुआ है। अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, अल्फा आपको दिया गया, ये जो आपको दिया ये अल्फा की वैल्यू है, पुट कर दो जरा कितना आ जाएगा, देखो 1/2 अल्फा कितना हमारा 10⁻⁵ इंटू डेल्टा T कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो फाइनली जो आपका डेल्टा T/T आएगा वो कितना आ रहा है हमारा 10⁻⁴। अब ध्यान देना, अब डेल्टा T आपको चेंज करेक्शन कितना करना पड़ेगा, चेंज कितना पड़ेगा, डेल्टा T निकालना है, तो T तो हमारा कितना है 24 आवर, इसको उधर ले जाओ। तो फाइनली जो डेल्टा T आएगा चेंज करना जो पड़ेगा पर डे में, क्योंकि हर दिन उसको सेट करना पड़ेगा ना, तो पर डे कितना चेंज करना पड़ेगा वो आपको निकालना है। तो क्योंकि टाइम हमारा 24 आवर हो जाएगा, तो 10⁻⁴ इंटू 24 आवर को क्या करें 24 इंटू सेकेंड में कन्वर्ट लेते, क्योंकि 10⁻⁴ है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटू 60 इंटू 60, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली कितना आएगा 8.64 सेकेंड्स। ठीक है ना, तो आई थिंक आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, तो ये पूरा आप जब कैलकुलेट करोगे तो 8.64 के बराबर आ जाएगा, तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन इसमें, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बात क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जिसको आप बस समझना है केवल, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए थर्मोडायनामिक साइकिल टेक्स इन हीट एनर्जी एट हाई टेम्परेचर एंड रिजेक्ट हीट एट एनर्जी लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो पता ही आपको, ये आपका साइकिल का काम ही होता है कि हाई टेम्परेचर से हीट को लेता है, लोअर पे रिजेक्ट करता है और कुछ वर्क डन करता है। ठीक है ना, इफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिजेक्टेड एट लोअर टेम्परेचर इज 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इन्फॉर्मेशन में Q2 जो है, जो रिजेक्टेड हीट है, वो 3 टाइम्स ऑफ W है, वर्क डन के है। ठीक है, तो आपको बताना है इफिशियंसी ऑफ साइकिल क्या होगा। देखो इफिशियंसी हमारा जो होता है वो आप जानते हैं कि W क्या होता है, Q1 होता है। आपको Q2 पता है, Q1 नहीं पता, तो Q1 कितना होगा अगर आपको फाइंड करना, तो आप जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन, अगर आप साइकिल का याद करो तो जो Q1 होता था वो W प्लस Q2 दोनों में कन्वर्ट होता था। तो Q2 आपको 3W पता ही है, पुट करते हैं तो Q1 जो बनेगा वो W प्लस 3W बराबर कितना आ जाएगा हमारा, Q1 बराबर ये 4W आ जाएगा। तो ईटा जब आप निकालेंगे इफिशियंसी तो कितना आ जाएगा आपका W/4W, फाइनली कितना आ जाएगा 1/4, और 1/4 का मतलब कितना आएगा 0.25। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो आपका 16 वाले का जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, अगला आपका है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देना, 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोला गया ए वेसल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एट 300 केल्विन। द रेशियो ऑफ द एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर O2 मॉलिक्यूल टू दैट ऑफ पर N2 मॉलिक्यूल। रखना, ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे O2 N2 आपको दे रखा है, लेकिन आपको पता है कि पर मॉलिक्यूल जो हमारा, जो मतलब पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी आती है E बराबर, अगर हम बात करें एनर्जी, जैसे नॉर्मली लिखे एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है हमारा, वो क्या होता है आपका 1/2 kT होता है। ठीक है, अगर एनर्जी पर मॉलिक्यूल बात करें तो ये हमारा कितना आएगा F/2 kT हो जाएगा, जहाँ पे F डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब आप देख सकते हैं नॉर्मली बात करें तो अब इन्होंने केवल रोटेशनल पोर्शन का पूछा हुआ है, तो आप जानते हो कि डायटोमिक का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 5 है। 5 में जो है अगर आप याद करो तो 2 पोर्शन जो होता है वो किस में जाता है आपका
रोटेशन में और 3 आपके जो किस में आते हैं ट्रांसलेटरी में। अगर आपको याद हो डायटोमिक के केसेस में, तो डायटोमिक केस में क्या होता है, ट्रांसलेटरी जो एनर्जी होती है वो कितने होते हैं 3, और रोटेशन एनर्जी कितना होता है 2 आपका आता है। तो एफ की वैल्यू जैसे रोटेशन की बात करेंगे, रोटेशनल एनर्जी की बात करें कितना है, तो 2/2 kT ये आपका O2 में बन जाएगा, और रोटेशनल एनर्जी जो 2/2 जो है kT जो है आपका किस में बन जाएगा, आपका जो है N2 में, क्योंकि दोनों डायटोमिक है। तो फाइनली इनका जब रेशियो निकाले कितना आएगा 1:1 ही तो बचेगा, ठीक है। तो जनरली इसको कैलकुलेट भी नहीं करना था, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करते हैं। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों का सेम जा रहा है तो कुछ करना नहीं, सीधे आपका आंसर आ जाता है कितना 1:1 आ जाता, ठीक है। हाँ, अगर ये एक मोनोटॉमिक एक डायटोमिक अलग अलग होता तब थोड़ा सा आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम में देखना पड़ता है ऐसे कि ट्रांसलेटरी कितना पार्ट है, रोटेशनल का कितना पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ता। बात क्लियर। तो कुल मिलाकर के कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, 17 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो जगह, ए सिंपल पेंडुलम परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन x = 0 विद एन एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t, ठीक है ना। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है देखना है, एम्पलीट्यूड कितना दिया गया है a के बराबर, और टाइम पीरियड जो दिया है इन्होंने वो t के बराबर दिया गया है, ठीक है। और आपसे बोला कि स्पीड आपको बताना है, v की वैल्यू बतानी है एट x = कितना a/2 पे। तो एक काम करो, सबसे पहले आप ओमेगा फाइंड कर लो, ठीक है ना। ओमेगा निकालना जरूरी, क्योंकि आप जानते हैं जो v का फॉर्मूला होता है v बराबर वो ओमेगा टाइम्स √a² - x², ये फॉर्मूला होता है। x की वैल्यू आपको दी गई है a/2 पुट करके, तो मेन काम क्या ओमेगा, टाइम पीरियड दिया तो ओमेगा बराबर जो आपका कितना आएगा 2π/t बन जाएगा। बस सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, हो गया काम खत्म, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा सोचना नहीं था। तो 2π/t √a² - a/2 तो कितना आएगा a²/4 आ जाएगा। 4 से ये आपका जो है इधर 4 - 1 3 आ जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका 2π/t इंटू √3a/2 बचेगा, 2 से 2 उड़ गया, तो v = ये बन जाएगा √3πa/t। ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो √3πa/t मतलब ए ऑप्शन 18 का करेक्ट है। ओके, आई थिंक क्लियर इतना, ठीक। नेक्स्ट देखो जरा 19 नंबर देखो जरा, इसमें दे रखा है कि 2 waves of wavelength 50 cm and 51 cm produces 12 beat per second, the velocity of the sound will be, ठीक है। इन्होंने वेवलेंथ दे रखा है, ठीक है ना। वेवलेंथ λ1 की बात करें तो आपका कितना दे रखा है 50 है, λ2 की बात करें कितना दिया आपको 51 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और आपको फाइंड करना है यहाँ पे कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा वो कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने बीट्स दे रखा है, हमेशा रखना बीट्स जो होता है वो आपका ν1 - ν2 मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है, और न्यू जो होता है अगर फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है v/λ, ये तो होता है। तो v तो आपका साउंड के लिए कांस्टेंट रहेगा, दोनों के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देखो जब आप ν1 लिखेंगे तो v/λ1 कितना आएगा 50 सेंटीमीटर, तो इसको आप चाहो तो 100 करके डिवाइड कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 भी कर लेंगे, ठीक है ना, कर ही लेते हैं साथ में, माइनस v/ कितना आएगा 51/100 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब ये वैल्यू आपको दी गई कितना बीट्स 12, ये नंबर ऑफ बीट्स होता है फ्रीक्वेंसी डिफरेंस ना, ठीक है, 12 के बराबर आ गया। अब यहाँ से बस कैलकुलेट करके v कॉमन लेना, तो फाइनली कितना आ जाएगा देखो v × 100 तो बाहर हो जाएगा, और बचे कितना 1/50 - 1/51 बराबर 12। इसी को सॉल्व करो जरा, तो फाइनली जब आप v निकालेंगे तो आपका 1 बन जाएगा, इसको उधर भेज देना। तो फाइनली v × 100/50 × 51 बराबर 12, तो ये आपका 2 बनेगा, यहाँ से ये 6 हो जाएगा। तो फाइनली v = आ जाएगा 306 मीटर पर सेकंड। आई थिंक क्लियर, ठीक है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। इसके बाद देखो 20 नंबर, ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। 20 नंबर की बात करें तो 20 में आपको सिंपल से ये बताया गया है कि ए चार्ज क्यूब इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस। देखो ये सब तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आप लोगों ने किया भी होगा बहुत इजीली, ठीक है ना। जैसे ये आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको एक क्यूब बना दिया है और इसकी जो है सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा गया है, और आपसे पूछा गया है कि एक फेस से कितना पास होगा। तो ओवरऑल अगर मान लीजिए हम बात करें ओवरऑल से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो फाई बराबर जो आएगा वो कितना आएगा Q/ε0। ये तो आपका जो है गॉस थ्योरम डायरेक्टली होता है कि किसी क्लोज सरफेस से जो पास होने नेट फ्लक्स है वो Q/ε0 होता है। अब आप सोचो कि अगर इस सेंटर पे रखा गया है एग्जैक्टली, क्योंकि सेंटर बोला हुआ है, तो इसके 6 फेसेस से 6 के 6 से बराबर पास होगा, क्योंकि सेंटर पे है तो बराबर फील्ड लाइंस चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो इसलिए फ्लक्स थ्रू वन फेस बात करेंगे अगर हम, जो फाई डैश आएगा वो कितना आ जाएगा Q/6ε0, ठीक है ना। ये आंसर आपका करेक्ट है। अब इसमें से देख लो जरा कौन सा मैच हो रहा है। इन्होंने पाई वगैरह से मल्टीप्लाई किया, तो आप देख लो
4 पाई से 4 पाई जब कैंसिल करेंगे तो फाइनली कितना q/6 एप्सिलॉन बनेगा। तो मतलब इन्होंने सिर्फ इतना किया कि 4 पाई, इसको 4 पाई एप्सिलॉन बनाने की कोशिश की है। तो एक काम करो, 4 पाई से 4 पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 डैश जो आपका फाइनली आंसर है 4 पाई q/6 टाइम्स ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन, मतलब ये बन जाएगा। वैसे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर फाइनली वही आंसर आता है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका? बी ऑप्शन। तो कई बार ध्यान रखना है कि आपका आंसर तो ये आ रहा होगा, तो कई लोग तो यहाँ देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आंसर में तो 4 पाई ऊपर लिखा गया हर जगह, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन है, तो हमारे में कहाँ रहा। तो वो एक बार ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो जो आपके आंसर हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार लोग ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आंसर को थोड़ा चेंज करके दे देते हैं, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना। आई थिंक क्लियर आपका। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 की बात करें तो इसमें दिया है द पोटेंशियल एट 0.1 मीटर फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। जैसे कोई एक पॉइंट चार्ज है, क्यू पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, ये आइसोलेटेड मतलब आसपास कोई और चार्ज नहीं है, इसकी वजह से ही केवल जो है 0.1 मीटर पे जो है आपका जो पोटेंशियल है V बराबर वो प्लस का 100 वोल्ट दिया गया है। अब आपको बताना है कि जो चार्ज है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, आइदर पॉजिटिव आइदर जीरो। देखो क्योंकि आइसोलेटेड है तो चार्ज की तो पोटेंशियल जीरो, अगर मतलब अगर चार्ज जीरो है तब तो पोटेंशियल जीरो आएगा, तो जीरो वाला केस तो नहीं हो सकता क्योंकि आपको पता है आइसोलेटेड केस है। तो और यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव है, आपको पता है कि हम लोग विथ साइन रखते हैं, तो अगर पोटेंशियल पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आइसोलेटेड है तो डायरेक्टली चार्ज की प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर आइसोलेटेड नहीं, आसपास कुछ और भी चार्ज होते तो उनको भी हमें कंसीडर करके देखना पड़ता, क्योंकि आइसोलेटेड है तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, सीधे आपका जो क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज 21 का जो है, इसमें कुछ सोचना नहीं, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। बात क्लियर। हाँ, अगर आइसोलेटेड नहीं बोलते तो आसपास क्या है वो हमें कंसीडर करना पड़ता, देखना पड़ता, ठीक है ना। 22 नंबर पे आते हैं। 22 में आपसे बोला गया है ए हीटर कॉइल इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड ओनली 1 पार्ट इज नाउ यूज्ड इन द हीटर, द हीट जनरेटेड विल नाउ बी। ठीक है, आपसे बोला गया है एक कोई रेजिस्टेंस है, मान लीजिए हीटर कॉइल मतलब रेजिस्टेंस ही होगा, ये रेजिस्टेंस R है, इसको 2 पार्ट में कट कर लिया और सिर्फ एक पार्ट यूज कर रहे हैं। तो आपको पता है जब आप कट करोगे तो रेजिस्टेंस R था, बाद में कितना आ जाएगा आपका R/2 हो जाएगा। बात क्लियर। अब इसको हीटर में यूज करें, ध्यान रखना एक चीज का, यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई सेल यूज किया था V पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो इसकी वजह से जो इनिशियल हीट होगा H बराबर वो कितना आ जाएगा हमारा, वो V²/R × T आ जाएगा किसी T टाइम में। और इसी T टाइम में इसमें कितना होगा, क्योंकि आपने सेल तो सेम ही यूज किया होगा, सेल तो चेंज करने देंगे तुरंत, ठीक है। तो अब जो नया वाला हीट होगा H' बराबर कितना आएगा आपका V²/R, आप कितना आएगा R/2 इंटू क्या आ जाएगा T आ जाएगा। तो फाइनली कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ V²/R × T। तो जो हमारा H' है वो कितना आएगा 2 टाइम्स ऑफ H आ जाएगा। बात समझ गए। तो कौन सा करेक्ट है इसमें अगर हम बात करें तो 2 टाइम्स आपका आ जाएगा डबल, बी ऑप्शन। तो आपका जो है 22 का बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए 23 पे बात करते हैं। 23 नंबर देखो जरा। देयर आर 8.4 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब n की वैल्यू दी गई कितना 8.4 × 10⁻22 पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना इसको मीटर क्यूब में जरूर कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि आपको जितनी भी वैल्यूज पुट करनी है वो किस में रखना है, SI यूनिट में रखनी है, ठीक है ना। तो फाइनली कितना आ जाएगा 8.4 × 10⁻22 अपॉन सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब कन्वर्ट करते हैं 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आ जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा आपका 6 ऊपर जाएगा, तो 8.4 × 10⁻, यहाँ कितना आएगा 28 पर मीटर क्यूब। बात क्लियर। और इन्होंने I की वैल्यू दे रखी है, I बराबर आपको 0.21 है एम्पियर में। E की वैल्यू आपको तो पता ही है वैसे भी 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और एरिया जो है वो 1 mm² है, मतलब कितना आएगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बस I बराबर क्या पुट करना है NEA/VD, क्योंकि ड्रिफ्ट लॉस निकालना है, करंट और इसका रिलेशन ही होता है। तो फाइनली यहाँ से VD बराबर जो आपका फॉर्मूला आएगा कितना आ जाएगा I/NE × A आ जाएगा। I की वैल्यू कितनी है 0.21 है, N की वैल्यू कितनी है आपका 8.4 × 10⁻28, ठीक है ना। E की वैल्यू कितना 1.6 कितना है -19 इंटू A कितना 10⁻6 आ जाएगा। तो फाइनली VD = जो आपका बनेगा वो 0.21 अपॉन 8.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, आप देखो यहाँ जरा, ये आपका 25 हो जाएगा और ये कितना आएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। और जब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली जो है 1.56 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा करेक्ट है इसमें, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो 23 का सी ऑप्शन आपका आ जाएगा। ओके, आई थिंक क्लियर है।
ठीक, तो बस ये वैल्यू कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखो जरा 24 नंबर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो डायरेक्टली चीज़ें भी ध्यान रखना, आपने किया भी होगा ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। 24 में ध्यान रखना एक चीज़, इन्होंने तो ये दे रखा है कि जैसे मान लीजिए एक आपका ये सर्कल है और इसमें जो है अगर हम यहाँ से एक वायर करंट को भेज रहे हैं और ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ I1 और I2 में, और फाइनली यहाँ से पास हो गया करंट टोटल I, और ये एंगल 90 डिग्री का बना रहा है, ठीक है ना। मतलब ये ध्यान रखना ये कनेक्टेड नहीं है, ठीक है ना, आपका जो है ये जो है कनेक्टेड नहीं है, नहीं तो आप समझ लो कि वायर वहाँ से पास हो रहा नहीं, वायर यहीं तक है, मतलब इसको हम डॉट डॉट करके बना दे रहे हैं ये, ठीक है ना, इस तरीके से। और अब आपको बताना है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी नेट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एंगल पे हो, ऐसा नहीं कि 90 डिग्री पे, यहाँ से आप एक वायर है, यहाँ से एक वायर ऐसे पास कर रहे हो, यहाँ से करंट भेजा, यहाँ से जा रहा है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, हमेशा सेंटर पे जो है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ऑलवेज ज़ीरो ही होता है, क्योंकि करंट उसी रेशियो में डिवाइड होता है कि एंगल से मल्टीप्लाई होकर फाइनली वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। बात समझ गए। तो देख लो ज़रा, मैं शॉर्ट में कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल, जैसे अगर मान लीजिए इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस R है, तो ये आप देखो 1/4 पार्ट है, तो इसका कितना आ जाएगा, R/4 हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, 3R/4। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, मतलब पूरे का रेजिस्टेंस R है, तो इसका R, इसका कितना आएगा, 3R/4 हो जाएगा। अब ध्यान रखना ये I1 I2 कितने होंगे अगर आपको डिवाइड करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो जरा कि रेजिस्टेंस क्योंकि पैरेलल में है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस जस्ट उल्टे फॉर्म में डिवाइड होंगे, या पोटेंशियल बराबर कर लो कि इसका और इसका पोटेंशियल कितना आएगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें देखो, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो I1 इंटू कितना आएगा, R/4 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, I2 इंटू 3R/4, ठीक है ना। इसको भी यहीं पे छोड़ दो, हम डायरेक्टली इसे यूज़ कर लेंगे, बार बार I1 I2 की वैल्यू I के टर्म में निकालने की जरूरत नहीं है। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। देखो इसकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आएगा, सेंटर पे आएगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड B होगा वो कितना आएगा, B1 माइनस B2, दोनों को माइनस कर लेंगे। B1 किसकी वजह से, इसकी वजह से, क्योंकि ध्यान रखना इसकी जो करंट इधर है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है आउटवर्ड है, तो जस्ट अपोजिट, इसलिए माइनस आएगा, ठीक है। देखो इसकी वजह से निकालना है, करंट इधर जा रहा है, ऐसे इन्वर्ट हो जाएगा, और इसका इधर है तो क्या है, आउटवर्ड आ जाएगा, तो दोनों जस्ट अपोजिट क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसकी वजह से यहाँ पे कितना होगा, तो आप जानते हैं ये आपका जो बनेगा वो कितना आ जाएगा, μ0/4 पाई I1/R इंटू थीटा, थीटा कितना आपका यहाँ पे π/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कितना आएगा, देखो μ0/4 पाई I2/R इंटू थीटा कितना आ जाएगा। अब देखो ये π/2 होती कितना आएगा आपका, आ जाएगा ये 2π/3 आ जाएगा, नहीं 3π/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को बस देखो यहाँ पे क्या आप एक तरीका सॉल्व करो, पूरा इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। I1 को I2 के टर्म में रख लो, देखो जरा R से R कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इस वैल्यू को यहाँ रख दो, तो आप ध्यान से देखो B बराबर कितना आ जाएगा, μ0/4 पाई I1 तो रहेगा ही, ये हो जाएगा कितना π/2, कॉमन ले लो, इंटू R कॉमन हो जाएगा, फाइनली कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये I1 हो जाएगा और माइनस कितना आएगा 3I2। और अगर हम यहाँ से बात करें, देखो I1 बराबर 3I2 है, पुट कर देना जरा, तो B बराबर कितना आ जाएगा, μ0/4 पाई 2R इंटू कितना आ गया 3I2 माइनस 3I2, फाइनली बराबर क्या आ गया 0। मेरी बात समझ पा रहे ना। तो ये तो हमने कैलकुलेट करके दिखा दिया, इतना लंबा काम करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी सर्कल में ये 90 पे हो, 60 पे हो, 120 पे हो, आधा आधा कुछ भी कर रहे हैं, अगर एक करंट इधर से पास हो, दूसरा उधर से निकल रहा है और अपने आप डिवाइड हो रहा है रेजिस्टेंस के फॉर्म में, तो कोई भी एंगल हो, कुछ भी हो, हमेशा जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो सीधे आपका 24 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो जरा, ये ऐसी चीज़ें डायरेक्टली याद रखो, सी ऑप्शन है, ठीक है ना, 24 का सी ऑप्शन करेक्ट है। मेरी बात समझ रहे ना। तो इन सब के लिए कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, सीधे वही आपका आंसर जो है यूज़ कर लो। 25 देखो जरा, 25 में आपको बोला गया इफ़ देर इज़ नो टॉर्सन इन द सस्पेंशन थ्रेड देन द टाइम पीरियड ऑफ द मैग्नेट। ये तो डायरेक्टली अगर आपको याद होगा तो T = आपको कितना होता है 2π√I/mb होता है, ठीक है ना, आपको ये बताया गया होगा, या नहीं भी है तो देख लो जरा। जैसे मान लीजिए ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड है और इसका जो है जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू mb के बराबर है, और यहाँ पे एक आपने बार मैग्नेटिक जिसका डाइपोल मोमेंट m के बराबर है किसी एंगल थीटा पे, एक छोटे से एंगल थीटा पे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर्क आएगा टावर कितना आएगा, m क्रॉस b होता है, तो m इंटू बी इंटू साइन थीटा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो m इंटू बी इंटू क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से काम करो कि टॉर्क निकल गया, और जो टॉर्क होता है इसको हम बैलेंस कर देते हैं k थीटा से, आप जो है वो कर लेना, क्या बोलते हैं, कंपेयर कर लेना, सी थीटा से कंपेयर कर लेना, सी जहाँ पे यहाँ पे कांस्टेंट होता है, तो सी की वैल्यू कितना आ जाएगा,
m इंटू बी आएगा। और रोटेशन वाले केस में, जिसमें रोटेट करता है ऐसे ऑसिलेशन में, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है टी बराबर वो 2 पाई आपका जो आता है वो आई बाई सी हो, जैसे m बाई के होता है, ठीक है ना, वैसे ही आई बाई सी हो जाता है। तो फाइनली टी बराबर कितना आएगा 2 पाई अंडर रूट आई की वैल्यू आई है, सी की वैल्यू कितना है एम बी के बराबर। और अगर जनरली करना है तो टॉर्क जो टाउ बराबर क्या आई अल्फा, यहाँ से आई निकल जाएगा, अल्फा और जो है आप कंपेयर करते हैं, फाइनली आंसर ये आएगा। शॉर्ट में करना हो तो सी की वैल्यू कैलकुलेट करके आप डायरेक्टली पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसको तो डायरेक्टली टाइम पीरियड याद भी रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, इस पर ऐसे बनते रहते हैं, कई बार न्यूमेरिकल बन जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 26 में क्या है, ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस एल इज कैरिंग ए स्टडी करंट आई, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इट्स एनर्जी स्टोर। देखो इंडक्टर जो होते हैं उनमें एनर्जी का जो स्टोरिंग का जो मेथड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होता है, तो उसमें जो करंट होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है, क्योंकि जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसमें जो है मैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ठीक है ना। तो 26 में कुछ भी सॉल्व नहीं करना, सीधे आपको पता है ए ऑप्शन है, क्योंकि इंडक्टर का काम ही होता है मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करना, तो एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। अगर कैपेसिटर में ही पहुंचते तो वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद 27 नंबर देखो जरा। 27 में आपसे बोला गया है, इन एन AC सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस ज्वाइंट इन सीरीज आर दिस वन दिस वन, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपको पता है कैसे करना है। इन्होंने एक इंडक्टर दे रखा है और एक जो है रेजिस्टेंस दे रखा है, और इसको जो है यहाँ पे V पोटेंशियल कोई है, इसको फाइंड करना है। इन्होंने इंडिविजुअली दे रखा है कि इंडक्टर का जो है उसका 16 वोल्ट है और जो इसका है इसका कितना दिया, 20 वोल्ट के बराबर दिया गया। तो आपको नेट पोटेंशियल बताना। तो आप जानते हैं नॉर्मली, क्योंकि आप अगर इसमें डायग्राम बनाए तो आपको पता है कि जो हमारा जैसे ये करंट आई है, तो जो हमारा VR होता है वो इधर ही रहता है पोटेंशियल का, मतलब रेजिस्टेंस का पोटेंशियल, और जो VL होता है वो 90 डिग्री आपका क्या करता है, लीड करता है। तो जो रिजल्टेंट V हमारा होगा, V बराबर हो कितना आएगा, अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो फाइन इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा आपका कितना 16 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। और फाइनली आपका जो बनेगा यहाँ पे 16 का स्क्वायर हो गया और 20 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आप एक काम करो कि 16 में से आपका जो होगा वो बाहर चला जाएगा, कितना 4 का स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से 4 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो मतलब ये कि 4 बाहर आ जाएगा और अंदर कितना आएगा आपका, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 कितना आएगा 25 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 16 प्लस 25 जो आपका आएगा, ये बन जाएगा आपका ये 1 और 4 41, ठीक है ना। बस इसी को सॉल्व कर लो। तो ध्यान रखना 4 इंटू 41 हो गया। ये आपका जो है जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो है कितना जाएगा 25.6। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करना रूट 41 की, तो ये आपका जाएगा 25.6, ठीक है ना। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपका, बी। तो 27 का जो है वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 28 पे आते हैं। 28 पे दिया गया है द मोमेंटम कैरिड बाय EM वेव विच इन वैक्यूम इज P, देन एनर्जी एसोसिएटेड विद वेव इज इक्वल टू। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। जो मोमेंटम होता है P बराबर EM वेव में E/C होता है, तो E बराबर कितना आ जाएगा, देखो जरा, P इंटू सी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बात समझ गए। दूसरे मेथड से कैलकुलेट करना है वो भी कर सकते हैं। E बराबर हमारा जो है आइंस्टीन के अकॉर्डिंग क्या होता है, m इंटू सी स्क्वायर होता है। E बराबर कितना आएगा, m इंटू सी बन जाएगा, तो m इंटू सी क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, तो P इंटू सी ये भी बना सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से भी आंसर आपके वही आते हैं, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें, 28 का ए ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। 29 देखो जरा, 29 बोला गया है। 29 नंबर क्वेश्चन देखो जरा। 29 में आपसे कहा गया एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियली एट डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर फ्रॉम ए प्लेन मिरर इफ द mirror approaches the object at a speed 5 centimeter per second, then after 6 seconds the distance between the object and its image will be। ठीक है ना, यहाँ पे जो हमारा मिरर है वो अप्रोच कर रहा है ऑब्जेक्ट को विद स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, देन आफ्टर 6 सेकंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर। ध्यान रखना, जैसे ये हमारा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया गया है और यहाँ पे जो है आपको ये मिरर दिया गया है और आपसे बोला गया है कि जो हमारा मिरर है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से आगे की तरफ मूव कर रहा है इधर, ठीक है। तो 6 सेकंड बाद ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच डिस्टेंस, तो देखो 6 सेकंड बाद जो है हमारा मिरर यहाँ आ जाएगा, आपको पता है ये डिस्टेंस कितना होगा, तो क्योंकि स्पीड दी गई 5 सेंटीमीटर इंटू 6 कितना आएगा आपका, ये 30 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इनिशियल डिस्टेंस कितना है, ये 100 था, ठीक है। बचा कितना, अगर आप ध्यान दें यहाँ से, तो क्योंकि ये 30 है तो यहाँ कितना, ये कितना बचेगा आपका, ये 70 बचेगा। और जो हमारी इमेज बनेगी, जैसे यहाँ पे 70 तो यहाँ से 70 पे बनेगी ना ये इमेज, सीधी सी बात है।
तो ये कितने बन जाएगा वापस से 70 सेंटीमीटर पे। तो फाइनली जो हमारा डिस्टेंस आएगा बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, तो 70 + 70 कितना आ जाएगा हमारा 140 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका? बी ऑप्शन करेक्ट है, 29 का बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा। नेक्स्ट आपका है 30 नंबर। 30 नंबर देखो, 2 lenses ऑफ पावर -15D डायोप्टर एंड +5 डायोप्टर आर इन कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, ईच अदर एंड ऐसे कुछ हो गया है। ठीक है ना, इन कॉन्टैक्ट ईच अदर विद ईच अदर होना चाहिए। द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, देखो सबसे पहले तो पावर फाइंड कर लो, कंबाइन करते जो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन है PC वो कितना आएगा P1 + P2 आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो P1 कितना आपका -15 डायोप्टर और P2 कितना आपका +5 डायोप्टर है। ठीक है, तो फाइनली कितना आएगा आपका ये -10 डायोप्टर आ जाएगा। ये कंबाइंड पावर हो गया। तो जो फोकल लेंथ होता है F बराबर 100/P ऑफ कंबाइन हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 100/10 आ जाएगा माइनस का। तो फाइनली ये कितना आएगा -10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। और आई थिंक 30 का कौन सा करेक्ट है इसमें? बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 31 देखो जरा। एरिया ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर हैव वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी n एंड वेलोसिटी v and intensity I. If this ray enters into water, then these parameters are lambda dash, n dash, v dash respectively, which relation is correct. ठीक है, देखो हमेशा ध्यान रखना कभी भी जब मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सोर्स की प्रॉपर्टी है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। सोर्स कितना वाइब्रेट हो रहा है पर सेकंड, वहाँ से फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। तो बीच में अगर मीडियम चेंज करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहेगी, बाकी चाहे वेलोसिटी हो, वेवलेंथ हो, ये सारी चीज़ें, फेज हो, ये सब कुछ क्या होता है चेंज होता है। तो मतलब क्या आपका सही रहेगा एग्जैक्टली एन आपका जो है सेम रहेगा। मतलब जो हमारा n है और जो n डैश है वो सेम रहेगा। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है, कुछ नहीं करना। ठीक है ना, ये सिंपल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन है। ठीक है, 32 देखो जरा। 32 में आपसे बोला गया है, ध्यान देना, 32 में आपसे कहा गया है कि व्हेन ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज एट डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए फोटो सेल, द कट ऑफ वोल्टेज इज फाउंड टू बी V0. If the same source is placed at distance of 1 meter from the cell, the cutoff voltage will be। ध्यान रखना है, डिस्टेंस कम ज़्यादा करने से इंटेंसिटी पे फर्क पड़ता है। ठीक है, इंटेंसिटी कम ज़्यादा होने से जो आपका जो सैचुरेशन करंट है वो कम ज़्यादा होगा। लेकिन अगर एक फोटोन की एनर्जी देखो, चाहे आप 2 मीटर पे रखो, चाहे 10 मीटर पे रखो, चाहे 15 मीटर रखो, अगर फोटोन ट्रेवल कर रहा है तो उसकी एनर्जी तो सेम रहेगी ना, क्योंकि क्वांटाइजेशन फॉलो करता है। या तो पूरा पूरा यूज़ होगा, ऐसा भी नहीं कि कहीं पे पार्शली यूज़ हो रहा हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसा नहीं है, जो फोटोन ट्रेवल करके जाएगा उसकी एनर्जी सेम रहेगी। और आपको पता है एक फोटोन की एनर्जी सेम है तो जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब ये है कि चाहे सेल को 50 सेंटीमीटर रखो, चाहे 1 मीटर पर रखो, चाहे 2 मीटर पर रखो, सोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटेंसिटी डाउन होगी, जो आपका सैचुरेशन करंट है वो डाउन हो सकता है, लेकिन जो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब कितना है? V0 के बराबर। तो 32 का कौन सा आएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो जरा। 33 पे आते हैं। 33 में आपको दिया गया है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n = 4 लेवल टू n = 1 लेवल, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस बाय। ठीक है ना, देखो एंगुलर मोमेंटम जो हमारा होता है L बराबर, आप जानते हैं वो 33 है आपका। ठीक है ना, mvr होता है जो कि nh/2π होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। तो L इनिशियल जो होगा आपको कितना आएगा? n की वैल्यू जो है 4 से, क्योंकि 1 में जा रहा है तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे? देखो जो हायर लेवल का आएगा आपका 1 वाले का अगर निकालेंगे, फर्स्ट वाले का, तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे? ये हो जाएगा h/2π आ जाएगा। और जब आप जो है L4 वाले का निकालेंगे कितना आएगा? 4h/2π आ जाएगा। मतलब कि ये हो गया। तो जो हमारा चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा? L4 - L1 कर लेना तो कितना आएगा? 4h/2π - h/2π। तो फाइनली कितना आएगा आपका? ये 3h/2π के बराबर चेंज आएगा। तो डेल्टा L जो आपका आएगा वो 3h/2π, और 3h/2π कौन सा आपका करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। 33 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। 34 में बोला गया आपका सैंपल S1 हैविंग द एक्टिविटी A1 हैज ट्वाइस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एज अनदर सैंपल S2। तो मतलब यहाँ पे N1 जो है हमारा वो 2N2 दिया गया है। ठीक है, और एक बात और बोला गया, जो A2 हमारा है वो कितना है? 2A1 के बराबर दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान रखना A कितना होता है? तो A बराबर अगर आपको याद हो तो मॉड ऑफ dn/dt होता है। मतलब ये मॉडलस वैल्यू जो कि लैम्डा इंटू n के बराबर आएगा। तो जब आप A1 की बात करेंगे, ध्यान रखना, तो कितना आ जाएगा हमारा? ये लैम्डा इंटू n1 हो जाएगा। और जब आप A2 की बात करेंगे कितना आएगा हमारा? ये लैम्डा 1 मान लो, ये लैम्डा 2 इंटू n2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम मान लीजिए यहाँ पे A1/A2 निकालें तो लैम्डा 1/λ2 इंटू n1/n2 आ जाएगा। अब आप देखो वैल्यूज़ पता है, n1 बराबर 2n2 है, पुट कर देना A1/A2, A2 बराबर 2A1 है, तो ये होगा A1/2A1
बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इंटू n1 कितना है 2n2 अपॉन n2 हो जाएगा। फाइनली ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 ध्यान रखना इधर जो निकल के आएगा, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 1/4। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब आपको जो है इसमें बताना है हाफ लाइफ ऑफ S1 टू द S2, ठीक है ना। देन द रेशियो ऑफ हाफ लाइफ ऑफ S1 टू द S2। तो जो हमारा देखना हाफ लाइफ होता है टी हाफ जो होता है, अगर आपको याद हो तो ये आपका 0.693 बाई लैम्डा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर मान लीजिए हाफ लाइफ में T1 बाई T2 निकालेंगे तो ये आपका कितना आएगा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 आ जाएगा, और लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 4। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें आपका, ए ऑप्शन 34 का ए करेक्ट है। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता है, बस वहाँ से लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 निकाल लो वैल्यू से, और उसके बाद बस सीधे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 34 के बाद नेक्स्ट आते हैं 35 क्वेश्चन, ठीक है ना। 35 नंबर 35 में क्या बोला गया है, ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन हैज़ लो इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। देखो आपको होता है इनपुट में जो होता है हमारा नॉर्मली जो इमिटर बेस होता है वो हमारा कैसा रखा जाता है, फॉरवर्ड बायसिंग में। तो फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, सीधी सी बात है। तो हमारा जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, इम्पीडेंस क्या रहेगा, लो रहेगा। ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, द बेस टू इमिटर रीजन इज फॉरवर्ड बाइस, ठीक है, यही तो करेक्ट है। और यही रीजन भी उसका होता है एक्चुअल में, कि एक्चुअल में बेस और फॉरवर्ड जो होता है, बेस और इमिटर रीजन जो होता है, जब वो फॉरवर्ड बाइस में होता है तभी तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। अब उसमें चाहे आप बेस को जो है मतलब जो हमारा बेस को चाहे कॉमन कर लो, चाहे इमिटर कॉमन कर लो, तो इमिटर बेस वाला तो हमेशा क्या रहेगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में रहेगा, इसलिए वो रेजिस्टेंस हमेशा इम्पीडेंस क्या रहेगा, लो रहेगा, ठीक है ना। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके करेक्ट है, ठीक है। तो कौन सा आपका देखो जरा, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है 35 का ए। तो इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सीधे आपको स्टेटमेंट पता होगा, ये वैल्यूज़ तो डायरेक्टली याद रहता है ट्रांजिस्टर में, ठीक है ना। ठीक है, ये बी पार्ट में स्टार्ट करते हैं हम लोग। 36 देखो जरा, 36 में आपसे बोला गया है द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन एज दिस वन वेयर ए बी सी एंड डी आर कॉन्स्टेंट देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी अपॉन सी डी, ठीक है। तो इन्होंने दे रखा है v इक्वल टू कितना, ए टी स्क्वायर प्लस बी इंटू टी प्लस सी अपॉन टी स्क्वायर प्लस डी, ठीक है ना। ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन दिया गया। अब इसमें आप देखो ए बी सी डी के पहले तो डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लो, आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आता होगा इसमें। जैसे अब ए इंटू टी स्क्वायर क्या होगा, वी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ए का जब आप निकालोगे, डायरेक्ट हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ठीक है ना। ए का जो डायमेंशन फॉर्मूला आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो जरा इधर, ये हो जाएगा आपका वी अपॉन टी स्क्वायर, तो कितना एल टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो फाइनली कितना आएगा आपका ये एल टी माइनस 3 आ जाएगा। अब जैसे बी वाले का निकालना है तो हम क्या करेंगे, बी टी का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो वी के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर मान लीजिए बी का निकालो, बी का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आएगा आपका, वी का डायमेंशन फॉर्मूला अपॉन टी का, तो बी का कितना हो जाएगा, वी का कितना होगा एल टी माइनस 1 और टी का कितना होगा टी के बराबर, तो फाइनली कितना आएगा आपका ये एल टी माइनस 2 आ जाएगा। इसके बाद सी देखो, सी का निकालने से पहले आपको डी का निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि डी का निकल जाएगा तभी तो आपको यहाँ से इधर करके निकाल पाओगे। अब डी और टी क्योंकि ऐड किया गया तो सेम क्वांटिटी को ऐड करते हैं, तो जो डी का होगा वो किसका आएगा, टी स्क्वायर का। तो जो डी का डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपका टी स्क्वायर का हो जाएगा, तो फाइनली कितना आएगा टी स्क्वायर बन जाएगा। और जो आपका सी का निकलेगा तो टी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो कितना आएगा एल टी माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर, तो फाइनली कितना आएगा एल टी आ जाएगा, ठीक है। अब बस इसी की वैल्यूज को आप पुट कर दो, ए बी बाई सी डी निकालना है, तो ए बी अपॉन सी डी, ए कितना है देखो जरा एल टी माइनस 3, बी कितना है आपका एल टी माइनस 2, सी कितना दिया गया आपका एल टी के बराबर, और डी कितना है टी स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करें देखो, एल से एल आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये टी क्यूब आ जाएगा, पावर यहाँ 6 to 8, तो एल टी माइनस 8 ये बनेगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं, बहुत एकदम वैसे क्वेश्चन, बस वैल्यू निकाल के आपको सीधे पुट करना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 37 की बात करते हैं। 37 की अगर हम बात करें तो 37 में अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी रिलेटिव मोशन का ही क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि ए बोट इज सेलिंग विद वेलोसिटी 3i + 4j विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये आपका इस तरह मूव कर रहा है। एंड वाटर इन रिवर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी -3i कैप -4j कैप रिलेटिव, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर अगर आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये तो बन जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सीधे आप माइनस करते हो, वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है यहाँ पे 3i कैप + 4j कैप माइनस -3i कैप -4j कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फाइनली कितना आएगा 6i कैप + 8j कैप। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन, 37 का सी करेक्ट है।
ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है इसका। नेक्स्ट देखो जरा 38। तो जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है यहाँ पे एक ब्लॉक दिया गया है, ठीक है ना, ये 4 kg का है, ठीक है, और इस पे 24 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक रखा गया है जो कि हमारा कितना है 2 kg का है, और इस पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो 0.5 दिया गया है। अब आपको बताना है पहले तो ये 2 kg का है, ठीक है ना, अब आपको बताना है कि इसको जो है 10 मीटर जो है ले जाने में वर्क डन कितना होगा। सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे कि ये इनके बीच रिलेटिव मोशन हो जाएगा, मतलब ये ऐसा तो नहीं है कहीं कि ये नीचे से आगे निकल जाए, ये पीछे रह जाए, ठीक है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा पहले। तो पहले चेक करेंगे, तो सबसे पहले एक काम करो कि कंबाइंड एक्सेलरेशन फाइंड कर लो। एक कंबाइंड जो होता है वो नेट फोर्स अपॉन टोटल मास होता है, नेट फोर्स में बात करें सिर्फ यही काम करेगा, तो 24 अपॉन टोटल मास कितना है, ये 4 to 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद इंडिविजुअल इसका एक्सेलरेशन निकाल लो कि जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है अगर वो पूरा लगे तो कितना फोर्स वो उसको मतलब कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो अगर इस पे हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें F बराबर, तो म्यू m की वैल्यू 2 इंटू जी की वैल्यू 10 बराबर कितना आ जाएगा आपका ये 10 न्यूटन आ जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल B का होगा अगर पूरा स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाए लिमिटिंग तक, तब कितना आएगा, तो ध्यान रखना है इसमें जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो ए बी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे F/m आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा हमारा 10/2 हो जाएगा, जो कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये अगर कंबाइंड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक रहेगा तब तक चलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ तक एक्सेलरेशन जो है इसको फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन क्योंकि कंबाइंड एक्सेलरेशन कम है तो मतलब ये हो गया दोनों साथ साथ चलेंगे। अगर कंबाइंड एक्सेलरेशन मतलब कंबाइंड का मतलब हो गया इसका जो एक्सेलरेशन निकल के आता वो जो है इससे ज़्यादा हो जाता, तो सीधी सी बात है आप जानते हैं कि फिर ये स्लिप करके आगे चला जाता, मतलब या ये एक्सेलरेशन इसका कम होता तो मतलब ये कि ये ज़्यादा है तो इसका मतलब सिंपल है दोनों साथ साथ मूव नहीं करते, उनके बीच सेपरेशन आ जाता। बात क्लियर, क्योंकि इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे समझो कि यहाँ पे फ्रिक्शन आगे लगेगा जो कि इसको क्या करेगा सपोर्ट कर रहा है मोशन को, और इस पे अपोज करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आप खुद सोचो ये 5 तक पहुँचा सकता है, एक्सेलरेशन दे सकता है, और रिक्वायर्ड कितना 4 का, वो तो आराम से दे देगा, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें तो, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ये बात ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, ठीक है। अब जब स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा कितना, क्योंकि लिमिटिंग तो लग नहीं रहा, पूरा लगेगा नहीं आपका ये 10 न्यूटन, तो जो आपका फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका काम कर रहा है यहाँ पे, ये लिमिटिंग की वैल्यू निकाली हमने, ये पूरा 10 न्यूटन काम नहीं कर रहा है। 10 न्यूटन तब काम करना जब हमारा एक्सेलरेशन एक कंबाइंड कितना 5 हो जाता, ठीक है। अभी क्या करना है हमें कि सिंपल से इसका जो है ये फोर्स निकालना कि ये फोर्स होगा कितना, तो F बराबर यहाँ पे ध्यान रखना ma हो जाएगा जितना इसको, क्योंकि देखो ये चलेगा तो इस पे स्यूडो फोर्स आएगा, उसके बराबर जो है फ्रिक्शन फोर्स आपका काम करेगा, तो कितना आ जाएगा m कितना है इसका 2 इंटू a कितना है आपका 4, तो फाइनली कितना आएगा 8 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। और हमें चलना कितना है 10 मीटर, तो आगे अब सोचो फ्रिक्शन फोर्स इधर जो है कितना लग रहा है 8 न्यूटन लग रहा है, और 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक मूव करना है, तो आप बता दो वर्क डन कितना होगा, W बराबर कितना आएगा F इंटू डी आ जाएगा, तो F कितना है 8 इंटू डी कितना है 10 बराबर कितना आएगा 80 जूल, ये आपका आंसर। और प्लस का होगा क्यों, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन आगे लग रहा है पीछे नहीं लग रहा है, ध्यान रखना है, तो कौन सा आएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट आएगा। 39 क्वेश्चन देखना, I1 I2 I3 जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर हॉलो स्फीयर और जो है रिंग का है। देखो आपको तो कौन सा करेक्ट है, तो इसमें सिंपल सा क्या करना है आपको, सीधे वैल्यू लिख लो, 2/5 mr² हो जाएगा, मतलब कितना आएगा आपका लगभग कितना आ जाएगा 0.4 mr², ठीक है ना। I2 कितना आएगा हमारा, जो कितना आ जाएगा हमारा 0.67 mr² आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, और जो I3 होगा हमारा कितना, रिंग है, रिंग का कितना होता है mr², मतलब ये 1 mr² आ जाएगा। तो अब सबसे बड़ा कौन सा है I3 I2 देन I1, ठीक है ना, सिंपल से इसका सीक्वेंस है, तो I3 I2 I1 बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है ना, बात क्लियर। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखो जरा 40 में सिंपल से बोला गया ए बॉडी वेट होना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, एट नॉर्थ पोल एंड इक्वेटर एंड द वेट्स आर W1 W2, ठीक है ना। अच्छा मतलब इन्होंने बोला नॉर्थ पोल पे वेट W1 है और इक्वेटर पे कितना है W2 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको सिंपल से पता है कि G एट पोल्स ग्रेटर देन G एट इक्वेटर होता है, तो सीधी सी बात है अगर पोल पे G ज़्यादा है तो उस पर वेट भी तो ज़्यादा होगा, तो वेट एट पोल इज ग्रेटर देन वेट एट इक्वेटर, मतलब कि W1 इज ग्रेटर देन W2। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये तो कुछ कहना नहीं है। अगर आपको याद हो तो पोल्स पे 2 चीज़ों की वजह से बढ़ जाता है, इक्वेटर पे 2 चीज़ों कम होता है। कैसे, एक तो रेडियस बड़ा होता है अर्थ का तब भी कम हो जाता है, और दूसरा रोटेशन से भी कम आ जाता है, तो G की वैल्यू बहुत कम होती है और इक्वेटर पे ज़्यादा, इस वजह से वेट में भी डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए 41 देखो,
चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखो जरा। 41 में आपसे क्या बोलोगे, द सिलेंड्रिकल ट्यूब ऑफ ए स्प्रे pump has a cross section of 8 centimeter square, one end of which has 40 fine holes, each of area 10 to power minus 8 meter square, ठीक है ना। if the liquid flows inside the tube with a speed of 0.15 मीटर पर मिनट, ध्यान रखना है यूनिट का क्योंकि पर मिनट बोला गया है, आपको पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। द स्पीड विद विच द लिक्विड इज एजेक्टेड थ्रू द होल इज, ठीक है। देखो इसमें सिंपल बात करें तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी काम कर रहा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इन्होंने बोल रखा है इधर साइड में तो एक पूरा पाइप है, लेकिन दूसरे साइड में जो है ना 40 नंबर ऑफ होल्स हैं, छोटे छोटे, बात समझ गए ना, छोटे छोटे होल्स हैं। नंबर कितने होल्स के, 40। इधर का एरिया तो आपको दिया है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इधर वाले पोर्शन का जो है नंबर ऑफ होल्स कितने, 40। एक होल का जो एरिया है 10 पावर कितना है, -8 मीटर स्क्वायर है, बहुत छोटा होल है। हाँ, यहाँ पे स्पीड दे रखा है इन्होंने 0.15 मीटर पर मिनट दे रखा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो यहाँ से इजेक्टेड स्पीड होगा V2 वो कितना होगा, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला आपका वही सिंपल सा A1 V1 बराबर A2 V2 ही काम करने वाला है। कैसे काम करेगा, देखो यहाँ पे आप क्या करना, A1 V1 बराबर क्या कर दो, A2 V2, बस इतना ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पे 40 नंबर ऑफ होल्स है तो 40 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि A2 V2 एक का है तो 40 से मल्टीप्लाई तो 40 का पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि जितना यहाँ जा रहा है उतना उधर बाहर जाना चाहिए। अब यहाँ नंबर ऑफ 40 से बाहर जा रहा है तो 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सा है। A1 कितना है आपका, देखो 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है, 10 पावर -4। V1 आपको दिया है 0.15 मीटर पर मिनट है, तो पर सेकंड में जरूर कन्वर्ट कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बराबर 40 टाइम्स ऑफ A2 आपको दिया 10 पावर -8 इंटू V2 जो है फाइंड करना है। तो V2 बराबर जो है आपका, देखो ये 4 से आपका यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्टली कट कर देना जो कट हो रहा है, 8 इंटू 0.15 इसको नीचे लेना पूरा अपॉन 40 इंटू 10 पावर -4 इंटू ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो जरा, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा आपका, ये 2 है -2 हो जाएगा, ये आपका 4 से यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका ये बन जाएगा। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा इसमें अगर हम कट पिट करेंगे थोड़ा बहुत तो ये हो जाएगा कितना, 2 3 आ जाएगा, तो 0.15 अपॉन 10 टू द पावर -2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 15/3 बराबर कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आराम से ध्यान से करना कहीं गड़बड़ ना हो, क्योंकि ये जरूरी है, ठीक है ना। ये कैलकुलेटिव है बस आपका, और कुछ नहीं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो जरा 42, ये तो कुछ करने का वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है। 42 में अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने एक ग्राफ दे रखा है और पूछा हुआ है कि इसमें जो है क्या आपका करेक्ट है। एक कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, मतलब वर्क डन के बारे में है, उसके बाद कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। यहाँ हम देखना, ये कई बार क्या होता है, हम लोग जनरली क्या होते हैं, पहले ग्राफ आपका ऊपर जरा फिर नीचे रहा है तो कहीं घटेगा बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखो जरा कि वर्क डन जो होता है हमारा वो P डेल्टा V होता है, बात समझ। अब डेल्टा V तो लगातार बढ़ रहा है ना, अभी चाहे ऊपर जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है, तो वर्क डन कैसा रहेगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। ओके, तो कुछ नहीं सोचना इसमें। नेक्स्ट देखो जरा 43 आपको दिया गया है कि 2 waves ऑफ इंटेंसिटी I एंड 4I सुपर इम्पोज द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज आर। आपको पता है नॉर्मली कि जब सुपर पोजिशन होता है तो आपका एक I1 बराबर जो है वो I दिया गया है, I2 बराबर जो दिया गया वो कितना दिया है, 4I दिया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा I मैक्स बनेगा आप जानते हैं वो आपको हो जाए कितना, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, सीधे आपका मैक्सिमम कैसे होता है, तो वैल्यू पुट कर दो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4I प्लस √I का होल स्क्वायर। तो फाइनली आपका जाएगा कितना, 2I प्लस I कितना आ जाएगा आपका, ये 9I बन जाएगा। और दूसरा वाला जो I मिनिमम जो बनेगा वो कितना आ जाएगा, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देना जरा। तो यहाँ पे 4I अंडर रूट के अंदर माइनस कितना आएगा, √I होल स्क्वायर, फाइनली कितना आ जाएगा आपका, ये I के बराबर। तो फाइनली 9I और I आपका आंसर है, कौन सा करेक्ट है, 43 का बी ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो 44 में आपसे बोला गया है द एनर्जी एंड कैपेसिटी ऑफ चार्ज्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर U एंड C। मतलब एनर्जी जो है उसके अंदर U के बराबर है किसी चार्ज कैपेसिटर का, ठीक है ना। जैसे चार्ज किया गया है तो चार्ज कैपेसिटर का जो एनर्जी है वो U है और जो कैपेसिटेंस है वो C के बराबर है। फिर उन्होंने बोला कि एक डायलेक्ट्रिक है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दिया गया है कितना, 6 के बराबर, उसको इंसर्ट कर दिया गया। देन द एनर्जी एंड कैपेसिटी बिकम एज्यूमिंग चार्ज ऑन प्लेट इज कांस्टेंट। ध्यान रखना, अगर चार्ज कांस्टेंट है प्लेट पे मतलब वहाँ पे सेल डिसकनेक्टेड है, मतलब सेल कनेक्टेड नहीं है। अगर सेल कनेक्टेड होता चार्ज की वैल्यू चेंज हो सकती है, वहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। तो जब सेल डिसकनेक्टेड होता है, अगर आपको याद हो तो जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो तो हमेशा K टाइम्स बढ़ जाता है,
लेकिन बाकी लगभग सारी चीज़ें चार्ज को छोड़ करके, चाहे एनर्जी की बात करें तो वो आपका के टाइम्स कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें वो भी आपका कम हो जाएगा, मतलब एनर्जी डेंसिटी की बात करें वो भी कम हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे कैपेसिटेंस और एनर्जी की बात करें, ध्यान रखना कैपेसिटेंस तो ऑलवेज इंक्रीज होता है, बट एनर्जी जो है कांस्टेंट पोटेंशियल में डिक्रीज कर जाता है। तो अगर 6 है तो फाइनली जो हमारा एनर्जी बनेगा U/6 हो जाएगा और कैपेसिटेंस 6C हो जाएगा। तो देख लो जरा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। तो 44 का कौन सा करेक्ट आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट। बात क्लियर, ये जरूर ध्यान रखना, अगर सेल कनेक्टेड होता है तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, एनर्जी बढ़ती है, ठीक है ना, चार्ज भी बढ़ जाता है, बस पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। इसके केस में क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखें जब डिस्कनेक्टेड होता है तो हमेशा ध्यान रखना कैपेसिटेंस बढ़ेगा, बाकी चाहे चार्ज कांस्टेंट रहेगा क्योंकि चार्ज तो सेम रहता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जैसे पोटेंशियल की, वो भी के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, एनर्जी वो भी के टाइम्स डिक्रीज होगा, एनर्जी डेंसिटी वो भी के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, इवन जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी के टाइम्स डिक्रीज होगा, ये सब के सब डिक्रीज हो जाते हैं। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टली आपका आंसर सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका 45 में आपसे बोला गया है कि असर्शन है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बिकॉज द रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस। ध्यान रखना इस बात का, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस तो बढ़ता है लेकिन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होता है क्योंकि जो हमारा आर होता है वो ml/ne² टाउ इंटू ए होता है। अब आप सोचो टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया तब तो आर कम हो जाएगा ना, सीधी सी बात है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है आपको हमेशा कि जो हमारा होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे रिलैक्सेशन टाइम एक्चुअल में कम होता है क्योंकि कोलिजन बहुत जल्दी जल्दी होने लगते हैं, स्पीड बढ़ जाती है, इस वजह से टाउ की वैल्यू कम हो जाएगी और जब टाउ कम होगा तो आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पहली बात तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होना चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में आता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर गिवन बाई आर बराबर ml/n² टाउ ए, ठीक है, ये तो हमने लिखा ही हुआ है, तो रीजन आपका करेक्ट है। तो कौन सा है, ए करेक्ट है और आपका आर जो है, मतलब ए आपका फॉल्स है और आर जो है करेक्ट है, ए फॉल्स आर करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो 45 का कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 46 की बात करते हैं। 46 में आपको दिया गया कि जो है करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक सिलेंडर में और आपको बताना है कि वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू मतलब डिस्टेंस कैसा बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा। देखो अगर हम जनरली बात करें, आपने ये इस टाइप के क्वेश्चंस किए होंगे जब आपने एम्पियर्स लॉ वगैरह किया था, वहाँ पे बताया जाता है, लेकिन फिर भी नहीं है। तो देखो इसमें सिंपल सा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने ये किया हुआ है, ऐसे ये सिलेंडर है और इसमें जो है पूरे क्रॉस सेक्शन से जो है आपका जो है यहाँ पे ये फ्लो हो रहा है करंट, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए टोटल करंट कितना है, I0 के बराबर है, I करंट दे रखा है इन्होंने और रेडियस कितना है इसका, R के बराबर है, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे करंट डेंसिटी फाइंड कर लेना, 46 है, तो J बराबर कितना आ जाएगा, I अपॉन कितना, πr² हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको किसी डिस्टेंस r पे फाइंड करना है, स्मॉल r पे, तो यहाँ पे क्या है कि आप जो है ऐसे गॉसियन वो एम्पियर लूप ड्रॉ करेंगे। अब इस लूप के अंदर कितना करंट है ये तो निकालना पड़ेगा भाई। अब ये करंट कितना है तो ध्यान रखना, जो हमारा I डैश होगा वो कितना आ जाएगा, J इंटू पाई स्मॉल r², तो फाइनली कितना आएगा, I अपॉन पाई कैपिटल R² इंटू पाई इंटू स्मॉल r² हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल, फाइनली I डैश जो इनसाइड द करंट है वो कितना आएगा, I r² अपॉन r² बन जाएगा। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वही आपका ACL बाई ACL, एम्पियर सेकेंड लॉ यूज कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL बराबर कितना आ जाएगा, μ0 इंटू I इनसाइड की वैल्यू कितनी है, ये कितना आ जाएगा, I r² अपॉन r², B तो कांस्टेंट है, DL कितना आएगा, 2πr बराबर कितना आएगा, μ0 I r² बाई r², देखो r से एक r कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर भेज देना, तो B बराबर जो इनसाइड आएगा वो बन जाता है आपका μ0 बाई 2π IR बाई r²। अब आप देख सकते हैं B प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब जैसे से आप सेंटर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी और आउटसाइड द सिलेंडर ये एक इनफाइनाइट वायर काम करता है जो कि सेंटर पे होता है, तो B प्रोपोर्शनल किया जाएगा 1/r, मतलब जो ग्राफ है वो ऐसा बनेगा कि सेंटर से रेडियस तक तो बढ़ता जाएगा ऐसे और उसके बाद 1/r के फॉर्म में डिक्रीज कर जाएगा। तो इसमें देख सकते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन है आपका, ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है ना। इन्होंने दोनों साइड बना रखा है, हमने एक साइड का रखा है बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो फाइनली कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, डी ऑप्शन करेक्ट है, ओके, ध्यान रखना इसका। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट आपका 47 में देगा ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू इक्विलैटरल प्रिज्म म्यू इज इक्वल टू दिस वन सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस। मतलब इन्होंने आई बराबर ई की बात की है, मतलब ये आपका जो है जो आपका मिनिमम डेविएशन केस है उसको फॉलो करता है, यही तो होता है मिनिमम डेविएशन कंडीशन, ठीक है ना। हाँ, तो इन्होंने बोल रखा है
एंड द लेटर इज इक्वल टू द 3/4 ऑफ द प्रिज्म एंगल, मतलब ये जो है 3/4 ऑफ ए है प्रिज्म एंगल, क्योंकि ये इक्विलेटरल प्रिज्म है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो 3/4 इंटू 60 कर देना, तो फाइनली कितना आएगा आपका, ये आई और ई जो है ये आपके आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे देखो 45 आ जाएगा। ठीक है, द एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है, तो डेल्टा बराबर आपको याद होगा आई प्लस ई माइनस ए, यही तो होता है, तो पुट कर दो ना, ये दोनों एक्चुअल में बराबर है, डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, कोई नहीं, तो ये 90 हो जाएगा, माइनस ए कितना है 60 बराबर कितना आएगा 30 डिग्री आ जाएगा, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ए, तो 47 का ए आ जाएगा। ठीक है ना, बात क्लियर। मिनिमम डेविएशन वाला केस है, आई बराबर ई होता है तो ये बराबर कर दिया, तो इन्होंने बोल रखा है 3/4, तो वहाँ से ये वैल्यू आ गई, आई प्लस ई माइनस ई होता है, पुट कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है ना, चलिए 90 कैसे हो पता ना, आई और ई दोनों 45 प्लस 45 90 है। ठीक है ना, कई बार क्या होता है कि आप जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हैं। नेक्स्ट देखो जरा 48 में आपसे बताया गया व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ बोहर्स हाइड्रोजन एटम इफ आर इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। देखो इन्होंने बोल रखा है आर जो है ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है, और आपको बताना है बोहर्स जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो किस में बताना है, सेकंड ऑर्बिट में। तो पहले सेकंड ऑर्बिट का रेडियस तो फाइंड कर लो, तो जो आपका सेकंड ऑर्बिट का रेडियस होगा वो कितना आ जाएगा, क्योंकि आर बराबर आप जानते हैं n² आर होता है, आर नॉट मतलब ये आपका जो है फर्स्ट ऑर्बिट का हो गया, तो फाइनली कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा n² इंटू आर, तो फाइनली n² कितना 2 का स्क्वायर इंटू आर बराबर कितना आएगा 4r आ जाएगा। बात क्लियर। इसके बाद आप जानते हैं कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है mv इंटू आर बराबर nh/2 पाई, क्योंकि सेकंड के लिए बात कर रहे हैं तो mv इंटू आर सेकेंड बराबर कितना आएगा 2h/2 पाई आ जाएगा, यही तो बनेगा। वैल्यू पुट कर दो जरा, तो क्योंकि यहाँ पे आपको फाइंड करना है डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करना है ना, तो ठीक है देखो, तो अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें 4r, यहाँ पे रखो mv इंटू 4r बराबर कितना आ जाएगा 2h/2 पाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप जानते हैं लैम्डा जो होता है डी ब्रोगली वो h/mv होता है, तो mv को इधर ले जाओ पाई को इधर ले आओ, तो फाइनली कितना आ जाएगा देखो जरा, ये कितना आ जाएगा 4πr आ जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, हमने वही उसके mvr बराबर ये होता है, यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दिया। अब हम जानते हैं लैम्डा और h/2 पाई होता है, मतलब h/mv होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ, ये फॉर्मूला। अब mv इधर ले गए, h तो था ही, पाई इधर भेज दिया, बस 4πr आ जाएगा, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखो जरा 49 नंबर क्वेश्चन। ठीक है ना, देखो जब ऐसे क्वेश्चन हो, एक तो होता है आपका बूलियन एक्सप्रेशन से एक एक करके फाइंड कर लो, लेकिन उसमें भी ऑपरेशंस आपको याद रखने पड़ेंगे, या ये होता है आप टेबल बनाना और बेसिक जो है आप उसको चेक करके निकाल सकते हैं। देखो जरा इसमें अगर हम मान लीजिए टेबल के बेस पे करते हैं, नॉर्मली अगर हम आपसे कहें जैसे ये हो गया, इसके बाद यहाँ पे और ये आपका हो गया, ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, ये वाई हो गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बात करें, एक टेबल बना देते हैं, वहीं से तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें यूज़ करना है। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। जब आप ए को 0 करते हैं, बी को 0 करते हैं, ये ए था, ये बी था, तो 0 और 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 और 0 में ध्यान रखना है, क्योंकि ये 0 है तो ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 0 से आपका जो है ये नॉट है तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा 1 और 1 आएगा, और 1 और 1 का 1 होगा, 1 का 0 कितना आएगा 0 आ जाएगा, तो फाइनली कितना हो गया 0 हो गया। उसके बाद एक 1 एक 0, मतलब ये मान लीजिए 1 हो गया, इसको क्या कर दिया हमने 0। अब जानते हो 1 और 1 1 जाएगा, 1 से कितना आएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 0 बन जाएगा सेकंड वाले केस में, और यहाँ पे 0 था तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये 1 और 0 जरा 0 होगा, उसका रिवर्स क्या आ जाएगा आपका 1 बन जाएगा, मतलब यहाँ पे जो बनेगा कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो जरा, जिसको 0 1 करोगे जस्ट रिवर्स है, वही सेम टू सेम फॉलो रहता है, ये भी आपका 1 हो जाएगा। और 1 1 पे अगर हम बात करें तो देखो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो यहाँ जब जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 0, और 0 0 0 उसका नॉट कितना आ जाएगा 1, तो ये भी कितना आ जाएगा 1। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा जो है और होता है, क्योंकि और में जो अगर आप देखो तो y बराबर क्या होता है a प्लस बी आता है, तो 0 0 पे 0, बाकी 1 0 पे 1, 0 1 पे 1 और 1 1 पे क्या आएगा 1 आएगा, तो कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन है, इसमें आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, तो 49 का डी करेक्ट है। बात क्लियर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका है 50 नंबर क्वेश्चन में सिंपल सा आपका दिया गया है 2 जर्मेनियम क्रिस्टल इक्वल नंबर ऑफ एल्युमिनियम एंड इंडियम। देखो एल्युमिनियम में भी आपका +3 होता है और इंडियम में भी क्या आता है +3 आता है। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या है, जो आपके जो मिक्स किए गए हैं ये ट्राइवेलेंट है। ठीक है ना, और जब ट्राइवेलेंट आप जब मिक्स करते हो तो हमेशा ध्यान रखना जो हमें मिलेगा, मतलब हमारा क्रिस्टल मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, पी टाइप मिलेगा, क्योंकि दोनों हमारे क्या है ट्राइवेलेंट है, तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपको तो एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करने के बाद हमारा जो है सी टाइप का बनता है। ठीक है, तो फिलहाल
आज इतना ही, ठीक है ना। और नेक्स्ट में हम लोग जो है जो भी होगा वो डिस्कस करेंगे फाइनली। ओके, थैंक यू, जय हिंद।